ठीक है सर, डन। हाँ, देखिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने जनरेटिंग सेशन पढ़ना था 17 नंबर टॉपिक में, ठीक है, जो कि अभी स्किप किया हुआ है। दूसरा था आपका जी। 18 नंबर में कि आप जो भी जनरेटिंग स्टेशन पे बिजली जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या जो है पैसों को सेव करने के लिए, यानी हम लोग का बिजली का रेट कम से कम हो तो क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना होगा, वो हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट है ये है आपका यहाँ से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। तो आपका जनरेटिंग स्टेशन का दो टॉपिक था इस बुक के अंदर में। सबसे पहला तो 17 नंबर जो कि अभी बचा हुआ है, और अभी 18 नंबर जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन से रिलेटेड था दोनों। अब आपका क्या है, जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन से जस्ट बाहर क्या होता है, आपका ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ट्रांसमिशन जी। लाइन को पढ़ने से पहले भाई आपका यहाँ पे सबसे पहले तो सप्लाई सिस्टम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे ही आप ट्रांसमिशन लाइन डिसाइड कीजिएगा ना। तो सप्लाई सिस्टम आपका दो तरीके का होता है, एक हो गया आपका डीसी सिस्टम और दूसरा हो गया आपका एसी सिस्टम, ठीक है। और आपको पता है कल मैंने आपको जो वी के मेहता का बुक का पेज भेजा था, तो डीसी सिस्टम में भी आपका क्या होता है, अलग अलग तरीके का डीसी सिस्टम होता है। जैसे 2 वायर डीसी सिस्टम हो गया, 3 वायर डीसी सिस्टम हो गया, समझ रहे हैं। और वही फिर जी। दूसरा जो होगा आपका सप्लाई सिस्टम वो है एसी सिस्टम। तो एसी सिस्टम में आपको पता है या तो सिंगल फेज होगा या तो फिर 3 फेज होगा, ओके। तो 3 फेज हम जी। लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें हम लोग एक बार में ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करते हैं, यानी करने का एक तरीके से ऑप्शन रहता है 3 फेज के अंदर। और उसके अंदर आपका ओवरऑल जो लॉसेस होता है या फिर कहिए जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जैसे कॉपर ये सब यूज़ जो कर रहे हैं वहाँ पे सेविंग होता है, ठीक है ना। और हम लोग को ये पता है कि अब सबसे बड़ा यहाँ पे भाई ऑप्शन आता है हम लोग के पास कि डीसी में भेजना आसान रहेगा या फिर एसी में। तो एसी में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एसी पे ही काम करता है। और क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह पावर को भेजना है तो सीधी सी बात है, आपको वोल्टेज को वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर रखेंगे तो आपका वहाँ पे करंट का डिमांड कम हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, तो करंट का थिकनेस कम हो जाएगा, उसके चलते आपका बहुत सारा कॉपर का सेविंग हो जाता है, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि एसी में ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही डीसी में आएंगे तो डीसी में आप वोल्टेज को स्टेप अप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डीसी अगर देंगे ट्रांसफार्मर में तो आपका बर्न आउट हो जाएगा, फिर कहीं वो काम नहीं करेगा, समझ गए ना। जी। तो डीसी में ये जी। आपका दिक्कत आता है। तो इसके चलते अगर फिर भी कहीं कहीं ज़रूरत है डीसी सिस्टम के लिए, यानी डीसी में एक तरीके से पावर भेजने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरेटिंग स्टेशन, क्योंकि आपको पता है जो भी जनरेशन हो रहा है वो हमेशा एसी में होता है, ठीक है। 11,000 या फिर कहिए जो भी एडवांस कंट्री है वहाँ पे 33,000 वोल्ट में। तो उस 11,000 को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगा करके स्टेप अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसको रेक्टिफायर ला के डीसी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसको ट्रांसमिशन लाइन में भेजते हैं। और जहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करना है, यानी एक तरीके से कंज्यूमर को भेजना है, तो फिर से वहाँ पे क्या करेंगे, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे पहले। उसके बाद फिर हम लोग उसको स्टेप डाउन करेंगे ट्रांसफार्मर लगा करके। उसके बाद फिर से हम लोग रेक्टिफायर लगा के डीसी में कन्वर्ट करके आगे भेजते हैं, ठीक है ना। तो सप्लाई सिस्टम जी। आपका ये पूरा पूरा हो गया। और सप्लाई सिस्टम के अंदर में ही हम लोग को पढ़ना होता है पूरा का पूरा कंपैरिजन, ठीक है। डीसी सिस्टम और एसी सिस्टम को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। और डीसी सिस्टम के अंदर में भी क्या होता है, कंपैरिजन चलता है, जैसे 2 वायर डीसी सिस्टम अच्छा है या फिर 3 वायर डीसी सिस्टम अच्छा है, ठीक है। उसका फिर जो हम लोगों ने बैलेंसर देखा था कि बैलेंसर भी लगाया जाता ताकि हम लोग वोल्टेज को क्या कर सकें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ऊपर भी और नीचे में। जैसे कल मैंने आपको फोटो भेजा था, एक था ना उसमें 3 तार था, बीच वाला का क्या था, जी। न्यूट्रल था, जी। ठीक है ना। तो आप उसमें दो लोड लगा सकते हैं ना, एक फेज और बीच में न्यूट्रल है उसके बीच में, और एक आपका नीचे में फेज है और बीच में आपका न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो वही है कि दोनों जो है आपका दो फेज जो बना हुआ है यहाँ पे, दोनों में आपका वोल्टेज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए हम लोग बैलेंसर लगाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। और बैलेंसर में क्या देखा जी। था हम लोगों ने कि आपका जहाँ पे लाइट लोड होता है वहाँ पे हम लोग का जो ये डीसी मशीन होता है वह मोटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जहाँ पे हैवी जी। लोड होता है वहाँ पे आपका वो एज अ जनरेटर की तरह वर्क जनरल। करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है समझिए, सीधी सी बात है भाई, जहाँ पे आपका हैवी लोड लगा हुआ है, लोड हैवी होने का मतलब क्या है कि करंट का डिमांड वो ज़्यादा कर रहा होगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, ठीक है। और आपको पता है अगर करंट ज़्यादा खींच रहा है तो मशीन के अंदर का जो रजिस्टेंस है वहाँ पे ड्रॉप भी ज़्यादा हो रहा होगा वोल्टेज का, समझ रहे बात को तो उस ड्रॉप जी। को हटाने के बाद ही ना आपको टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा होगा, समझ रहे बात को। तो क्योंकि लोड हैवी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप भी ज़्यादा होगा,
ड्रॉप ज़्यादा होने के कारण आपका आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग अब बैलेंस करना चाहते हैं, यानी हम लोग का वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहे, तो यहाँ पे जो हम लोग डीसी मशीन लगाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, एज अ जनरेटर की तरह वर्क करना चाहिए, ताकि जो भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको ये क्या कर सके, फिर से मेंटेन कर सके। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले सिस्टम मान लेते हैं लाइट लोड लगा हुआ है, तो लाइट लोड मतलब क्या, वहाँ से करंट जो है आपका कम खींचा गया, यानी वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होगा, कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो बेस्ट होगा। इसका मतलब क्या, वहाँ पे जो आपका डीसी मशीन लगा हुआ है एज अ मोटर की तरह वर्क करना चाहिए। क्लियर? ठीक है ना, तो इस जी। तरीके से आपका बैलेंसर काम करता है, और थोड़ा सा पावर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको मतलब आगे में मज़ा आएगा। समझ गए ना, बिल्कुल नए हैं तो फिर नहीं जी। समझ में आएगा। अब हम लोग अगेन जो सप्लाई सिस्टम में एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे पैसों को लेकर के भी। ठीक है ना, कि कहाँ पे मेरा पैसा ज़्यादा एक तरीके से सेव होगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं डीसी सिस्टम में आपका पैसा ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए क्यों? क्योंकि आपको जो यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे आपको सबसे पहले रेक्टिफायर लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना भाई, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, फिर ना आप ट्रांसमिशन लाइन में दीजिएगा। और जहाँ पे आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, यानी जहाँ पे आपका रिसीविंग एंड है, वहाँ पे फिर आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ जा रहा है। ठीक है, और साथ में ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ रहा है ना, स्टेप डाउन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग डीसी सिस्टम को बहुत ही रेयरली यूज़ करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग के भारत में क्या होता है, एसी में ही पूरा पूरा ट्रांसमिशन लाइन जाता है। ओके, और अब इसी को फिर कंपेयर करेंगे कि एसी में भी अगर यूज़ कर रहे हैं भाई, तो कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे। तो आपको पता है एसी में हम लोग 3 फेज़ 3 वायर वाला सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हम लोग के लिए इकोनॉमिकल होता है। ठीक है ना, अब देखिए, अब जो आप ट्रांसमिशन लाइन में देख रहे हैं, सप्लाई सिस्टम खत्म हो गया आपका, राइट। कितने तरीके का सप्लाई सिस्टम है आपको नॉलेज हो गया ऊपर ऊपर। अब हम लोग जो भाई ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे, तो उसके लिए तो हम लोग को पोल भी गाड़ना होगा ना, समझ रहे बात को। सपोर्टिंग टावर चाहिए हम लोग को, तो सपोर्टिंग टावर पढ़ने में आपको क्या क्या चाहिए बताइए, आपको इंसुलेटर चाहिए ना। ठीक है, तो इससे आपका एक टॉपिक बनता है मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। जैसे जो भी आप सपोर्टिंग टावर लगा रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे टावर आएगा। सबसे पहले वुडन पोल आ जाएगा, आरसीसी पोल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका स्टील पोल होता है वो आ जाएगा। ओके, और अब देखिए, जो भी आप तार टानिएगा उस पोल के ऊपर से ही न जाएगा, तो सीधी सी बात है, आपको पोल और वायर के बीच में इंसुलेशन देना होगा। इसका मतलब कि आपको इंसुलेटर के बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इंसुलेटर जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपका स्ट्रिंग इफिशियंसी ये सब आपको देखना होगा, क्योंकि आपको पता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग सस्पेंशन डिस्क यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका पूरा पूरा रिंग बनता है। एक रिंग मतलब एक लंबा सा तार में उसमें क्या करते हैं, सस्पेंशन डिस्क डालते रहते हैं डालते रहते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग का वोल्टेज का डिमांड है उस बेसिस पे। और इसी में जैसे आपको पता है कोरोना इफेक्ट आता है, स्किन इफेक्ट आता है, सैग आएगा। ठीक है, सैग टेंशन ये सब जितना भी आएगा सब इसी पर्टिकुलर टॉपिक में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधे सीधे, जैसे आपने हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें आपका 3 कांस्टेंट पैरामीटर बनता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होता है। ठीक ना भाई, कहीं पे भी अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपने देखा था कॉलिजन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, तो उसके चलते हम लोग का हीट पैदा होता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है आपको पता है, कहीं पे भी अगर आपका एसी करंट फ्लो हो रहा है तो आपका डी5/dt नेचर का फ्लक्स सेटअप करेगा, और वो फ्लक्स उसको पसंद नहीं होता, उसके चलते क्या करता है, खुद से एक ईएमएफ इंड्यूस करके जो करंट फ्लो रहा है उसी को अपोज करने लगता है। ठीक है ना, तो आपका लाइन इंडक्टेंस कहलाएगा। और कैपेसिटेंस आपको पता है, अगर एक पॉजिटिव प्लेट बन गया और एक नेगेटिव प्लेट बन गया, तो उसके बीच में क्या हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि वहाँ पे एयर की तरह वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भी प्रेजेंट है, तो आपका क्या बनेगा, लाइन टू लाइन या फिर कहिए लाइन टू न्यूट्रल। ठीक है, उसके बीच में आपका कैपेसिटेंस आपका नेचुरली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, पैरामीटर, ये लाइन को कांस्टेंट होता है भाई। ठीक है, इसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे आपका फिर वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा लाइन इंडक्टेंस। ठीक है, उसका फिर लाइन कैपेसिटेंस, उसका फिर लाइन इंडक्टेंस, ये क्या बोलते हैं, लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अब आगे हम लोगों ने देखा है कि जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस के बारे में अगर देखेंगे, तो ट्रांसमिशन लाइन भी क्या है आपका 3 तरीके का डिवाइड किया गया है। और ये डिवीज़न किस बेसिस पे रखा गया है, एक तो डिस्टेंस के हिसाब से रखा गया है और एक वोल्टेज लेवल के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला था आपका शॉर्ट, मीडियम और फिर आपका लॉन्ग। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है इसका डिस्टेंस कितना है, अप टू 60 किलोमीटर तक, या फिर कहिए अप टू 50 किलोमीटर तक, या फिर किसी किसी बुक में अप टू 80 किलोमीटर तक देता है। ठीक है ना, और इसमें वोल्टेज लेवल आप कितना रखेंगे, मैक्सिमम 20 केवी तक। ठीक है ना, तो अब समझिए, ये जो आपका 60 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसमें भाई जो तार यूज़ कर रहे हैं उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो तो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेंथ के हिसाब से, समझ रहे हैं बात को।
और जो आपका जी। इंडक्टेंस होगा वो भी लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपेसिटेंस है वो भी आपके लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताइए अगर मेरे को कॉपी पेन पे इस ट्रांसमिशन लाइन को स्टडी करना है, एनालाइज करना है, तो बताइए 60 किलोमीटर लंबा आप ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकते हैं कॉपी पे? बताइए नहीं पॉसिबल है। इसका नहीं। मतलब क्या हुआ, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है लेंथ के हिसाब से उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग लम्प्ड पैरामीटर में लेकर के आएंगे। लम्प्ड पैरामीटर मतलब सीधे सीधे कहिए सर्किट को हम लोग एक तरीके से मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है ना भाई। लम्प्ड पैरामीटर मतलब क्या, जैसे 1 किलोमीटर में अगर मान लेते हैं 10 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 60 किलोमीटर अगर आपका लंबा ट्रांसमिशन लाइन है तो कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, 600 ओम आ जाएगा हाँ है। सर। तो उस पूरे जी। ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ये 600 ओम का रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस दिखा करके वो पूरे पूरे किताब में या फिर कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद था आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोग एक तरीके से इसी तरीके से आपका जो रजिस्टेंस है, रिएक्टेंस हो गया, और आपका रिएक्टेंस भी देखिए जैसे यहाँ पे रिएक्टेंस आप एक ही लिखिएगा कभी भी, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे को कैंसल आउट करते रहते हैं, ठीक ना भाई। तो जब आप फार्मूला पढ़िएगा, जैसे होता है ना इम्पिडेंस बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, समझ रहे बात को। तो जो भी बड़ा होगा, जैसे एक्सएल बड़ा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब ओवरऑल एक्सएल ही ना मिलेगा, एक्सी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो आपका सर्किट एक्चुअली मिनिमाइज रहेगा हाँ और जो जिसका हाँ ज्यादा वैल्यू बचेगा वही रहेगा। हाँ, यानी या तो आपका सर्किट इंडक्टिव नेचर का बनेगा ओवरऑल, या तो फिर ये कैपेसिटिव नेचर का बनेगा ओवरऑल, ठीक है, समझ गए ना। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या कर रहे थे, कैपेसिटेंस को कभी भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही शॉर्ट है, तो उसमें आपका जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए उसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसको जब हम लोग स्टडी करेंगे पाई मॉडल या फिर टी मॉडल बना करके, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों पैरामीटर को कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और लॉन्ग में आपका क्या था, उसमें भी आपका तीनों लेके चलना पड़ेगा। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, इसमें वोल्टेज आपका 20 kV से लेकर के 100 kV तक होता है, और डिस्टेंस कितना होता है 60 से लेकर के, यानी 60 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक, ठीक ना भाई, या फिर कहिए 200 किलोमीटर तक किसी किसी बुक में। और वही अगर आपका ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो आपका 100 kV से वो वोल्टेज होगा, और आपका जो वन लेंथ फिफ्टी। होता है वो 200 किलोमीटर से अब कहिए 150 किलोमीटर से प्लस चला जाएगा आपका, ठीक है ना। जी। ओके, अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अपने बुक पे आते हैं, जो कि आपका आर के राजपूत। फर्स्ट पेज पे आ जाइए आप। और फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था भाई कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन पे, अब जनरेटिंग स्टेशन किसी तरीके का भी हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है, थर्मल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है। वहाँ से जो भी आप बिजली बना रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, नहीं लोड सेंटर तक भेजना चाहते हैं। और लोड सेंटर तक भेजने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन लाइन बिछाना होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के लोड सेंटर के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्यों ज़्यादा रखना पड़ता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम में पढ़ लिया, ठीक है ना, क्योंकि उधर हम लोग को ज़मीन सस्ता मिलता है, और उधर जो भी आपका जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो स्मोकिंग ये सब जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं उससे दूर रहेगा वो, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन लाइफ को एक तरीके से वो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको पता है जो भी हम लोग वोल्टेज जनरेट करेंगे भारत के अंदर वो आपका कितना होता है, 11,000 वोल्टेज डायरेक्ट आप जनरेट कर सकते हैं। और जो एडवांस कंट्री होता है वो 33,000 वोल्टेज जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। और अब आपको पता है कि जो भी आपका 11,000 वोल्ट आपने जनरेट किया है इसको आप डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पहुँचेगा ही नहीं। क्योंकि मान लेते हैं 500 किलोमीटर का भी ट्रांसमिशन लाइन है, तो 11,000 वोल्टेज अगर डायरेक्ट दे दीजिएगा तो आपके रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, फिर ये वोल्टेज रेगुलेशन बहुत पूर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपेज बहुत ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। जब आप पावर सिस्टम पढ़िएगा तो उसमें एक ये होता है, मतलब कैलकुलेशन होता है भाई, ठीक है ना, चॉइस ऑफ वर्किंग वोल्टेज, ठीक है। तो इसका होता है कि 1 किलोमीटर का अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन है ना, समझ रहे बात को, तो उसमें आपको मिनिमम वोल्टेज कम से कम तो आपको वोल्टेज में रखना होगा 625 वोल्ट पर किलोमीटर, ठीक है, समझ गए बात को। यानी 400 से लेकर के ये 900 वोल्ट के बीच में वैरी करते रहता है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछेगा इंटरव्यू सब में कि 1 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन अगर मेरे को बिछाना है, जैसे मान लेते हैं आप अपने घर पे हैं, ठीक है, तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तार लेकर के जा रहे हैं और 1 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, तो उसमें आपको मिनिमम वोल्टेज कितना रखना पड़ेगा, 625 वोल्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तब जा करके आपको वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा मिलेगा। तो वही है कि 11,000 वोल्टेज अगर आप
500 किलोमीटर या फिर कहिए आप 100 किलोमीटर के ट्रांसमिशन लाइन में भेजिएगा तो पॉसिबल नहीं हो, मिलेगा ही नहीं आपको रिसीविंग एंड पे। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा और उसको फिर स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन में भेजेंगे। और फिर फर्दर जब आगे ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे हम लोग का पावर का एक तरीके से यूटिलाइजेशन करना है तो वहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वो एक तरीके से उसको स्टेप डाउन करके फिर हम लोग के जो भी घर हैं या फिर इंडस्ट्री वहाँ तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जा रहा है ना भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधे सीधे सब स्टेशन बोला जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे भी वोल्टेज को हम लोग स्टेप डाउन करते हैं उसको हम लोग सब स्टेशन बोलते हैं। अब बोल रहा है कि भारत में जो आपका ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू जो वोल्टेजेस भेजा जाता है, कितने कितने रेंज का भेजा जाता है, 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी तक भेजा जाता है। ठीक है ना, और वही जेबी गुप्ता फॉलो कीजिएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है इंडिया में भेजा जाता है, जो 750 केवी। ठीक है ना, 750 केवी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो भी हम लोग सब स्टेशन पे यानी रिसीविंग एंड पे जो हम लोग का सब स्टेशन लगा जहाँ पे हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग कितने कितने में तोड़ते हैं वोल्टेज को, या तो 66 केवी में कन्वर्ट करेंगे या तो फिर कहिए 33 केवी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो फिर 11 केवी में भी करते हैं भाई। ठीक है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास मान लेते हैं जो आपका डोमेस्टिक लोड नज़दीक में है तो उसको डायरेक्ट 11,000 वोल्ट में फिर क्या करते हैं, आगे भेज देते हैं। और आपके घर के बगल में या फिर रोड के किनारे क्या होता है, एच माउंटेड पोल पे ट्रांसफार्मर रखा होता है। और वही अगर मान लेते हैं कंजेस्टेड एरिया जैसे दिल्ली हो गया, मेट्रो सिटीज़ जो हो गए, जहाँ पे आपका लोके क्या बोलते हैं जगह ये सब का कमी होता है, तो वहाँ पे जो हम लोग अपने एच टाइप ट्रांसफार्मर को जो बाहर रख रहे हैं ना, उसको वहाँ नहीं रख के अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं पूरा पूरा। ठीक है ना, यानी वहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल के थ्रू होता है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो आपका 11,000 वोल्टेज ट्रांसफार्मर में दिया गया है, मतलब ट्रांसफार्मर को फीड किया जा रहा है ना, जो आपके रोड के किनारे रखा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीडर बोलते हैं। ठीक है, और फीडर का एक तरीके से हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जो रेटिंग होता है किस पे डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर आपका फीडर डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल वे में समझिए भाई कि ट्रांसफार्मर का आपने वर्किंग प्रिंसिपल समझा है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं मेरे पास 1000 वी ए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर कितना दे सकता है, 1000 वी ए। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस पर डायरेक्ट 1200 वी ए लगा दे रहा हूँ लोड। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए, ट्रांसफार्मर ऐसा तो नहीं है कि इसको सप्लाई नहीं कर पाएगा, करेगा, लेकिन जो करंट खींचेगा ना 1200 वी ए पे, वो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से होकर के आ रहा है ना, समझ रहे बात को। और वाइंडिंग का एक थिकनेस आपने डिसाइड किया, वो किसके लिए किया है, वो 1000 वी ए के लिए किया हुआ था, लेकिन आपने यहाँ पे 1200 वी ए लगा दिया, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे करंट ज़्यादा है तो आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग क्या हो जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने ट्रांसफार्मर के लिए एक तरीके से स्पेसिफिक कंडीशन समझा, लेकिन देखिए ट्रांसफार्मर के पीछे से भी तो एक लाइन आ रहा होगा जिसको हम लोग फीडर बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे बात को, राइट। तो जो मेन करंट ट्रांसफार्मर के अंदर आया वो ट्रांसफार्मर तो पैदा किया नहीं, समझ रहे बात को, वो किसने किया, वो पीछे से ना खींच रहा है एक तरीके से, समझ रहे बात को। ठीक है, तो आपका जो फीडर होता है, क्योंकि फीडर से ही मेन ट्रांसफार्मर के अंदर एक तरीके से सप्लाई जा रहा है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, राइट। जी जी सर, हाँ तो ट्रांसफार्मर से मिल रहा है हाँ पावर तो हाँ, फीडर मतलब का। पीछे से मिल रहा है ना ट्रांसफार्मर को, तो पीछे वाले सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा वो। ठीक है, तो इसलिए फीडर क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर होता है। लेकिन वही अगर हम लोग अब जो ट्रांसफार्मर से हम लोगों ने आउटपुट ले लिया, यानी 11,000 को एक तरीके से 440 वोल्ट में एक तरीके से कन्वर्ट करके फिर हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, वो आपकी कॉलोनी तक आया हुआ है, फिर कहीं आपके घर के बाहर तक आया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटर किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे वोल्टेज का ध्यान रखना होता है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था, जिस जिस आदमी का घर ट्रांसफार्मर के बहुत नज़दीक है और दूसरे एंड पे ले लेते हैं किसी दूसरे आदमी का घर ट्रांसफार्मर से करीब 500 मीटर के अंदर की दूरी पे है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कल ही देखा था कि अगर आपको समरसेबल चलाना है अपने खेत में, ठीक है, खेत को पटाने के लिए, तो आप तार क्या कर रहे हैं, अपने घर से लेकर के आ रहे हैं ना, या फिर कहिए तार जो होता है बहुत दूर से लेकर के लाया जाता है। ठीक है, तो जब आप वहाँ पे समरसेबल चलाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा हमेशा आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, जहाँ से आप ला रहे हैं वहाँ का वोल्टेज अलग होगा और जहाँ तक आप ले करके आए वहाँ पे वोल्टेज आपका अलग होता है। ठीक है, यानी वोल्टेज एक तरीके डाउन हो गया, क्योंकि वायर के अंदर क्या था, रेजिस्टेंस था, उसके चलते कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो घर ट्रांसफार्मर के नज़दीक है वहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है, और जो घर ट्रांसफार्मर से 500 मीटर फिर कई 1000 मीटर की दूरी पे है, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, वोल्टेज सेम ही होना चाहिए, मतलब वोल्टेज में ज़्यादा एक तरीके से कमी नहीं आना चाहिए। ठीक ना भाई, ठीक है, इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है 33 केवी या फिर कहीं 11 केवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है उसी को हम लोग यूजुअली फीडर बोलते हैं। ठीक है, और ये फीडर क्या होता है, डायरेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से निकलता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है, और इसको फिर हम लोग स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट पे ले आते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये जो आपका 400 वोल्ट लाइन है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और ये सीधे सीधे क्या होता है, देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, यानी जो आपके कॉलोनी में 3 फेज 4 वायर है, किताब से बाहर निकल जाइए, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए जी 3 फेज 4 वायर जो आया है कॉलोनी में, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है, ठीक है। और जो आपका घर है, घर का जो सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन सप्लाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर किसके साथ जोड़ता है, मेंस के साथ जोड़ता है, ठीक है। फिर कहीं कंज्यूमर टर्मिनल को, कंज्यूमर टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जितना भी हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है भारत में वो 3 फेज सिस्टम में होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जो भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन या फिर जो हम लोग का फीडर है, फीडर कहने का मतलब जो आपके ट्रांसफार्मर को जो एक तरीके से पावर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे 11,000 हो सकता है, फिर 33,000 हो सकता है, वो क्या है आपका हमेशा 3 फेज 3 वायर सर्किट होता है, ठीक है ना। और वो टी शेप का जो पोल होता है आपने देखा होगा, ठीक है ना। स्टील पोल होता है यानी आयरन पोल होता है, ऊपर में देखा है ना, एक ऊपर में होगा और 2 क्रॉस आर्म लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वो आपका 11,000 वोल्टेज होगा या तो फिर 33,000 होता है उसमें। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है आपका 3 फेज 4 वायर होता है, क्योंकि हम लोग को पता है डोमेस्टिक में सिंगल फेज सप्लाई चाहिए तो न्यूट्रल वहाँ पे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन, मतलब जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है ना पूरा, मतलब जितना भी आपका, जैसे ट्रांसमिशन लाइन से लेकर, देखिए ट्रांसमिशन लाइन भी क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन और एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर और एक आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इसको आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, समझिए। जनरेटिंग स्टेशन से जब आपका तार निकल रहा है, मतलब मेन जो आपने स्टेप अप करके जो आपने फीड किया है ना ट्रांसमिशन लाइन में, वो क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। यानी प्राइमरी में हमेशा क्या होता है, बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद आगे, अब मान लेते हैं 132 के बी जो आपका वोल्टेज को आपने स्टेप डाउन करके 2 पार्ट में, ये एक पार्ट में तोड़ दिया, 66 के बी में तोड़ दिया। तो अब यहाँ से जो आपका ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होगा, ये क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद फर्दर अब 66 के बी को फिर से एक सब स्टेशन लगा करके आप उसको तोड़ रहे हैं, तो वहाँ से क्या हुआ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से स्टार्ट हुआ। और फिर जा करके आपने कहाँ तक लेके आया, आपके घर के बाहर तक जो आप ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, वो क्या हो गया, एक तरीके से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि वहाँ से फिर से आपने स्टेप डाउन करके क्या किया है, आपने ये घर तक पहुँचाया है बिजली, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का 4 जगह ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, ठीक है। एक तो जनरेटिंग स्टेशन पे, ठीक है, समझ गए, तो वहाँ से आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हुआ। दूसरा जहाँ पे आप 66 के बी या फिर कहिए 32 के बी में, 33 के बी में तोड़ रहे हो, क्या हुआ एक तरीके से, जहाँ से आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसका फिर फर्दर वो जा रहा है, तो वहाँ से आपका फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको फर्दर जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 440 में, तो वो हो गया एक तरीके से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। अब यही यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से समझाया गया है, तो इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे 2 जनरेटर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आपको पता है जो भी हम लोग प्लांट का कैपेसिटी चूज़ करते हैं, वहाँ पे सिंगल यूनिट कभी भी जनरेटर नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको पता है लोड हमारा वेरिएबल है, तो उस बेसिस पे कभी भी सिंगल यूनिट फुल लोड पर रन नहीं करेगा, ठीक है। इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा जनरेटर का यूनिट रखते हैं, ताकि जिस हिसाब से लोड का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग अपने जनरेटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप सिंक्रोनस मशीन से पढ़िए तो उसमें आपको बताया गया कैसे हम लोग जनरेटर को एक तरीके से पैरेलली कनेक्ट करते हैं बस बार के थ्रू, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए वही सब ब्लॉक डायग्राम बताया गया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सप्लाई सिस्टम। तो सप्लाई सिस्टम हम लोगों ने देखा कि 2 तरीके का होता है, एक तो आपका ओवरहेड लाइन और एक हो गया आपका अंडरग्राउंड सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे आप सप्लाई सिस्टम सीधे कहेंगे एसी बेसिस पे होता है और डीसी बेसिस पे होता है, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फिर ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करना हो तो ओवरहेड कितने तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का है, तो डीसी बेस्ड या तो फिर कहीं एसी बेस्ड, ठीक है। और एसी में भी कितने तरीके का हो सकता है, सिंगल फेस हो सकता है, 3 फेस हो सकता है, ठीक है। और डीसी को भी तोड़िएगा तो कितना, 2 वायर सिस्टम हो सकता है, 3 वायर सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड को भी इस तरीके से तोड़ सकते हैं, एसी और फिर डीसी, ठीक है ना। तो अभी देखें ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन में अंतर क्या होता है, आपको पता है ओवरहेड लाइन में आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका वहाँ पे जो वायर यूज़ होता है वो पूरा पूरा नेकेड होता है, ठीक ना भाई, यानी उसके ऊपर कोई भी आपका कवर्ड वायर नहीं है। यानी अगर आपको आर वाई यानी 2 फेज़ के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे उनके बीच में स्पेसिंग दिया जाता है, 6 मीटर का कल देखा था ना आपने 2 फेज़ के बीच में, ठीक है, मिनिमम 132 के भी लाइन के लिए, ठीक है। तो एयर क्या कर रहा है, दोनों को एक तरीके से वहाँ पे डायलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रहा है, दोनों एक तरीके से इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन अब बताइए मेरे को, अगर आप यही चीज़ अंडरग्राउंड सिस्टम में पाना चाहेंगे तो अंडरग्राउंड सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों फेज देखते हैं बहुत ही नज़दीक नज़दीक होता है, सटा हुआ एक तरीके से, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग का प्रॉब्लम हो जाता है कि आप वहाँ पे ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों फेज आर वाई बी क्या है, बहुत करीब करीब है, तो आप कितना भी डायलेक्ट्रिक अच्छा वाला यूज़ कर लीजिए, पेपर यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर, तो क्या है आपका एक लिमिटेड वोल्टेज को ही क्या कर सकता है, इंसुलेट कर सकता है, ठीक है। आप सोचिए 132 के भी हम भेज दें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टेंशन आने लगे, स्ट्रेस आने लगता है भाई, ठीक है ना, समझ गए। तो उसके चलते भी हम लोग ऑयल ये सब जो आता है ना, जब हम लोग स्पेशली एक
अंडरग्राउंड केबल पढ़ेंगे आगे जा करके, उसमें हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे यही मतलब निकलता है कि ओवरहेड सिस्टम में आप हाई वोल्टेज ईजिली भेज सकते हैं, आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अंडरग्राउंड सिस्टम में हाई वोल्टेज भेजिएगा तो सीधी सी बात है, जो वायर मिलेगा अंडरग्राउंड केबल बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें देख रहे हैं ऑयल फील्ड होता है ना, समझ रहे बात को, ठीक है। जी। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी देखा होगा आपने रोड के किनारे कभी कभी क्या होता है, ज़मीन के अंदर देखे होंगे, सड़क के किनारे आपका अंडरग्राउंड केबल डालता है, देखते हैं कितना हैवी भी मशीन होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकन होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, केबल भी महंगा मिलता है, लेबर कॉस्ट भी बहुत महंगा मिलता है, और इसमें आपका एक तरीके से कहिए मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे पहले तो आप फॉल्ट जब पता कीजिएगा तो फॉल्ट पता करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसका फिर से खुदाई करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं, मतलब बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन ओवरहेड सिस्टम क्या है, हमारे लिए काफ़ी सस्ता जनक पड़ता है। तो अब यहाँ पे अगर मोटा मोटी देखें तो अंडरग्राउंड केबल हम लोग कंजस्टेड एरिया में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग के पास जगह ये सब नहीं होता है, ठीक है, ओके। और जी। ओवरहेड सिस्टम कहाँ पे, जैसे बहुत दूर लंबा लंबा दूरी पे अगर आपको भेजना है पावर को, तो वहाँ पे हम लोग ओवरहेड सिस्टम, या फिर कहिए एरिया अगर ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड नहीं है, फिर डेंस नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग ओवरहेड सिस्टम यूज़ करेंगे। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा भी ओवरहेड सिस्टम यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका कैल्विन्स लॉ, तो कल ही बताया था कैल्विन्स लॉ, हम लोग सीधे सीधे जो भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए अपना कॉपर चूज़ कर रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं 100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके से बिछाना है आपको, तो कॉपर तो आप केजी के हिसाब से खरीद के लाइएगा ना, समझ रहे बात को। तो कॉपर में कितना सेविंग होता है, ठीक है ना भाई, या फिर कहिए 1 साल के अंदर में, देखिए सबसे पहले देखिए आप जो कॉपर खरीदेंगे, सबसे पहले तो आपको इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा दुकान वाले को, ठीक है, समझ गए, वो आपका एक अलग पैसा लग गया। लेकिन अब देखिए जो कॉपर आपने लगाया है ट्रांसमिशन लाइन में, तो हर साल जो उसमें से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उस पावर को भी तो एक तरीके से खा जा रहा है, क्योंकि आपके कॉपर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है, समझ रहे बात को। तो आप एनुअली लॉस कितना हो रहा है इस वायर के अंदर, यानी I²R लॉस कितना हो रहा है, उसको भी तो एक तरीके से कंसिडर करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब का जो इफेक्ट है ना, ये आपको कौन बताता है, कैल्विन्स लॉ बताता है, ठीक है। तो ये पेड क्लासेस में आपको ऑलरेडी डेप्थ में ये सब और ये ग्राफ से पूरा पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये समझिए कैल्विन्स लॉ कंडक्टर को लेकर के होता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, और इसमें देखिए डेप्रिसिएशन ये सब लिखा हुआ है ना, क्योंकि आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या है, वायर को पूरा पूरा आपको रिप्लेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कितने दिन उसका लाइफ स्पैन है, ठीक है, और हर साल जो है डेप्रिसिएशन के लिए आपको कितना अलग से पैसा एक तरीके से रखना पड़ेगा, ताकि जब ये एक्सपायर हो या फिर कहीं रिटायर हो ये वायर, तो हम लोग को फिर से वहाँ पर क्या करें, नया तार खरीदने के लिए पैसा एक तरीके से बना हुआ रहे, ठीक है। तो ये सब आपका आइडिया बताता है। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर मटेरियल। तो आपने देखा कि जो भी हम लोग वायर यूज़ करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में, उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ना। जैसे कल ही हम लोगों ने बात किया था कि अगर आप 100 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ पोल एक फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ चलो 100 किलोमीटर का है, तो मेरे को यहाँ पे 200 ट्रांसमिशन मतलब 200 सपोर्टिंग टावर बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो सपोर्टिंग टावर कितना बनेगा वो पता करना पड़ेगा। सपोर्टिंग टावर जैसे 3 फेज 2 लाइन गया है, 2 लाइन मतलब क्या देखे है ना, 2 लाइन मतलब क्या, 6 वायर और 3 इधर होता है, 3 उस साइड होता है, ऊपर में क्या होता है आपका न्यूट्रल लाइन, टोटल 7 कंडक्टर होता है, देखे है ना, समझ के बात को। वो किस लिए होता है, ताकि एक सिस्टम अगर फेल भी हो जाए तो दूसरे सिस्टम पे हम लोग क्या कर सकें, एक तरीके से टिके हुए रहें। और क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन काफ़ी लंबे लंबे दूरी तक जाता है ना, जैसे नदी नाला ये सब पहाड़ ये सब तो कहीं से मान लेते बीच में टूट गया ट्रांसमिशन लाइन, किसी नेचुरल हजार्ड का, आंधी आ गया, तूफान आ गया, ठीक है, ऐसे ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसके कारण ये कभी भी गिरेगा नहीं, समझ गए ना। लेकिन फिर भी अगर वैसा एक साइज मतलब एक साइड का अगर फॉल्ट आ जाता है, सीधी सी बात है, दूसरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारा ओवरऑल जो है पावर सप्लाई कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग वायर यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो उसका क्या होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर मैं खींचूं उसको, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 सपोर्टिंग वायर सपोर्टिंग टावर के बीच में क्या एक स्पेसिंग है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप दूर दूर पे पोल गाड़िएगा, उतना ही ज़्यादा ना आपको कम नंबर ऑफ पोल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पोल को अगर आप दूर दूर रख रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपको अपने तार को ज़्यादा एक तरीके से खींच करके बांधना पड़ेगा, ताकि उसमें सैग कम हो। और जितना ज़्यादा आप खींचिएगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या पड़ेगा, टेंशन पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने कमज़ोर तार लगा दिया तो सीधी सी बात है, टेंशन के कारण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया कि हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए सबसे पहले, यानी फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब इसमें खींचेंगे भी या फिर गर्मी के कारण एक्सपेंशन भी हो तो टूटे नहीं।
कम मतलब सस्ते दाम में होना चाहिए। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी, जैसे देखिए ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड साइड में एक्सेलरेशन लगाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को नीचे तरफ खींचता है, तो सैग बनेगा, ठीक है। तो अगर ये खुद भारी होगा तो सीधी सी बात है सैग भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। और सैग बढ़ने से हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर में सैग एंड टेंशन में कि क्या क्या एक तरीके से डिमेरिट होता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका। और ये ब्रिटल नहीं होना चाहिए। ब्रिटल मतलब क्या, जैसे देखिए कांच, जैसे कांच का ग्लास होता है ना, उसमें देखिएगा अगर आप अभी मान लेते हैं ठंडा पानी से आपने उसको साफ़ किया और तुरंत गर्म डालिएगा ना, देखिए क्रैक कर जाता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि सर्दी के टाइम में भी मान लेते हैं 6 महीना सर्दी है, ठीक है, और अचानक से अगर मान लें टेम्परेचर राइज हो तो उसके कारण क्या होगा, क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर टूटना नहीं चाहिए, ठीक ना भाई। तो ये ब्रिटल का मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका, जो भी हम लोग आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, फिर चाहे हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें, तो कॉपर हम लोग अपने घर साइड में यूज़ कर रहे हैं ना, समझ रहे बात को, घर के अंदर यूज़ करें तो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ACSR। जो आपका मेन ट्रांसमिशन लाइन में होता है कौन सा होता है, ACSR होता है भाई, ठीक है ना भाई, समझ गए, ये होता है। और गैल्वेनाइज स्टील, ये सब जहाँ पे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा नमी है, ह्यूमिड है, तो सीधी सी बात है वहाँ पे रस्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइज यूज़ करते हैं ना, ठीक है। फिर कहीं जो हम लोग का सपोर्टिंग टावर होता है क्या होता है आपका, गैल्वेनाइज स्टील का बना होता है, ताकि कभी भी जंग ना लगे उसमें। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, ओवरहेड इंसुलेटर। सीधी सी बात है, अब आप तार को क्या कर रहे हैं, अपने सपोर्टिंग टावर से बांधना चाहते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंसुलेशन यानी जो इंसुलेटर है आपका किस चीज़ से बना होता है, तो 3 तरीके के मटेरियल से बना होता है। पोर्सिलीन यानी चिमनी मिट्टी हो गया, कांच हो गया, और स्टेटाइट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है जो भी इंसुलेटर हम लोग डिज़ाइन करेंगे, उसके डिज़ाइन और उसका जो वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक ना, उस बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। तो पिन टाइप है तो अप टू कितना 33 केवी तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जनरली हम लोग 11 केवी तक यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका सस्पेंशन, तो ये आपका क्या होता है, डिस्क होता है, ठीक है। और हर एक डिस्क का कैपेसिटी कितना होता है, मैक्सिमम 33 केवी तक का होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन में, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो हाई वोल्टेज भेजना होगा वहाँ पे क्या करते हैं, सस्पेंशन डिस्क यूज़ करते हैं। और मान लेते 132 केवी का है, तो उस बेसिस पे काउंट करके हम लोग कितना नंबर ऑफ डिस्क लगाना पड़ेगा हम लोग को, वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। और वो नंबर ऑफ जितना डिस्क बनेगा, इसका मतलब क्या, जो हम लोग का स्ट्रिंग बनेगा वो उतना ही लंबा बने। स्ट्रिंग मतलब होता है माला, ठीक ना भाई, माला एक तरीके से जो गले में हम लोग पहनते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ना आप कर रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं, जैसे फूल का माला कैसे होता है, फूल को एक तरीके से डाल रहे हैं ना धागे के अंदर में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से इसका नाम पड़ा है स्ट्रिंग। और यहाँ पे आपने देखा था, इसका आप फिर से क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वायर सबसे नज़दीक वाले मतलब क्या, जो सबसे नीचे वाला स्ट्रिंग यानी माला का जो सबसे नीचे वाला सस्पेंशन डिस्क होगा, वहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से सबसे ज़्यादा उसको स्ट्रेस पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे वोल्ट तार के नज़दीक है वो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, यानी वोल्टेज स्ट्रेस ज़्यादा होगा, उसके ऊपर वाले पे कम, उसके और ऊपर वाले पे कम, और सबसे जो लास्ट में जो सबसे ऊपर में है उसके पास सबसे कम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो इंसुलेशन है या फिर कहीं जो इंसुलेटर है उसके लाइफ को एक तरीके से इम्पैक्ट करता है, ठीक ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही चाहते हैं कि हर एक इंसुलेटर के ऊपर क्या हो, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आपका कांस्टेंट है, यानी बराबर बराबर पड़े, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग को वहाँ पे स्ट्रिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे कैपेसिटेंस भी बनेगा, तो उसको हम लोग कैसे अवॉइड करते हैं, उसके लिए हम लोग बुक को मतलब ये थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर कुछ नहीं, ये भी आपका सस्पेंशन डिस्क को ही यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, बस इसमें अंतर ये है, सस्पेंशन डिस्क जो होता है ना भाई, अगर आप ट्रांसमिशन लाइन को भेज रहे हैं तो ये आपका वर्टिकल लगा होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मान लेते कहीं पोल मुड़ रहा है, ठीक है, कहीं एंड आ गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग को फिर हम लोग हॉरिजेंटल लगा देते हैं, मतलब ये सुला देते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर शैकल, आपको पता है ये लो वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। और आपका है एग। तो एग या फिर स्टे इंसुलेटर क्या होता है, पोल को सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग गे वायर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में हम लोग देते हैं, ताकि कभी भी बारिश इस सब के केस में या फिर कहिए नमी वाले केस में अगर कोई लीकेज होता है पोल से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो है आपके उस वायर के अंदर ना आए, ठीक है। तो बीच में वाला इंसुलेटर देता हूँ, इंसुलेटर दोनों क्या होता है, बीच में कटिंग लगा होता है, ठीक ना भाई, ओके। तो दोनों तार को यानी जो गे वायर है वो दोनों क्या होता है, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कोरोना। तो कोरोना आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका हमेशा हाई वोल्टेज पर आकर होगा, और हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है एयर, जो कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में एयर क्या कर रहा था, दो लाइन के बीच में इंसुलेशन का काम कर रहा था। अब सोचिए इंसुलेशन ही आपका ब्रेक डाउन हो गया, तो सीधी सी बात है वहाँ पे क्या होगा, फ्लैश ओवर कर जाएगा, यानी दोनों फेज के बीच में आपका एक ग्लोइंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूइश डिस्चार्ज होता है, ठीक ना भाई। और कितना स्ट्रेस पड़ेगा तब ये होगा, तो 30 केवी है, मतलब 1 सेंटीमीटर के एयर पे अगर आपका 30 केवी है, फिर कहीं इसको आरएमएस वैल्यू में देखें तो 21.1 केवी पर सेंटीमीटर के हिसाब से पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका ये पूरा पूरा एयर आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट आपका स्किन इफेक्ट, तो ये हमेशा क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है। और स्किन इफेक्ट का मतलब क्या है कि सरफेस पर आपका करंट ज़्यादा बहता है एज़ कम्पेयर टू जो उसका इनर पार्ट है उसके मुकाबले, ठीक है। और इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो हमारा जो वायर होता है उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस ये बढ़ा देता है, ठीक ना भाई। और सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा तो वहाँ पे हम लोग का लॉसेस बढ़ जाता है, इसलिए हमारा आई स्क्वायर आर लॉस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हीट लॉस या फिर कॉपर लॉस ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हम लोग का लॉसेस के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो कल ही हम लोगों ने देखा था प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादातर हम लोग अंडरग्राउंड केबल्स में देखते हैं जो कि बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, ठीक है। तो क्या करता है, दोनों वायर में करंट जा रहा है तो दोनों अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करके वो क्या कर रहा है, सीधी सी बात है, यहाँ पे आप सीधे से ट्रांसफॉर्मर वाला प्रिंसिपल लगा सकते हैं कि आपने प्राइमरी में सप्लाई दिया तो यहाँ पे d5/dt नेचर फ्लक्स सेटअप हुआ। अब इस प्राइमरी के कॉइल को ही पसंद नहीं है चेंजिंग फ्लक्स, तो क्या करता है, इसको अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, तो खुद का ईएमएफ बनाएगा ये, ठीक है, जिसको हम लोग E1 बोलते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, ठीक है, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके मेन करंट को ही अपोज करता है, फिर कहिए आपका जो मेन वोल्टेज है उसी को एक तरीके से अपोज करता है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में ओवरऑल क्या होता है, जैसे आपका जो कंडक्टर का डायमीटर है ना भाई, ये आधा हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। आधा कहने का मतलब आधा में करंट नहीं बहेगा, आधा में आपका करंट बहता है, ठीक है। तो कंडक्टर का डायमीटर एक तरीके से कम हो गया, यानी एरिया कम हो गया, इसका मतलब क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन जो होता है 3 तरीके का होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट के व्यू के क्या है, ये आपका लेंथ हो गया और वोल्टेज याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें कितना कितना वोल्टेज होता है। वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग ऑलरेडी बात किया है कि नो लोड पे कुछ अलग वोल्टेज मिलता है जनरेटर के लिए, और वही लोड लगा दीजिएगा तो वहाँ पे कुछ अलग मिलेगा। क्यों, क्योंकि मतलब लोड लगाते हैं, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते ही आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या फिर कहीं जो इंटरनल इम्पिडेंस है इसी के केस में वहाँ पे ड्रॉप आने लगता है, ठीक है। तो आपका जो सेंडिंग इन वोल्टेज है माइनस रिसीविंग इन डिवाइडेड बाय सेंडिंग इन इनटू 100%, ठीक है। इफिशियंसी है, हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट कहाँ आप ले रहे हैं बताइए, रिसीविंग एंड पे ले रहे हैं, तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज, रिसीविंग एंड का करंट, रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर टू द इनपुट। इनपुट कहाँ से आपको मिल रहा है, जनरेटिंग स्टेशन से, यानी सेंडिंग एंड से, तो VS IS cos phi s इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग केबल्स की बात करते हैं, तो अंडरग्राउंड केबल्स भी क्या है, अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग आता है। तो LT केबल पे कितना वोल्टेज आप दे सकते हैं, तो 1000 वोल्ट या फिर कहिए 11 kV, ठीक है। HT पे कितना, तो 11 kV, सुपर टेंशन पे कितना 33 kV, एक्स्ट्रा हाई टेंशन पे 66 kV और एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन 132 kV। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कल देखा था कि अगर कंफ्यूज हो जाए हाई टेंशन और सुपर वोल्टेज में, तो सुपर क्या है आपका अल्फ़ाबेट में सबसे बड़ा है, ठीक है, इसका कितना R का 18 होता है ना भाई, RS यानी 19 है ना ये, 19 हाँ 19, ठीक है। तो 19 नंबर पे है, और H जो है आपका कितना है, 8 नंबर पे है, ठीक है, ओके। तो वही है, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं, तो जो बड़ा है उसमें आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा। उसके बाद है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो अगेन जब आप केबल्स के बारे में पढ़िएगा तो केबल्स में आपको पता है स्ट्रेस पड़ता है भाई, ठीक है ना, समझ गए। स्ट्रेस कैसे पड़ता है, देखिए इसमें जो सबसे नज़दीक इंसुलेशन है ना, देखिए सबसे पहले क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल को जब आप छीलिएगा तो सबसे पहले आपको तार मिलेगा, ठीक है, नहीं कंडक्टर मिलेगा कॉपर का, ठीक है। अब मान लेते 3 फेज पे हम लोग काम कर रहे हैं तो 3 तार मिलेगा आपको, राइट। और तीनों तार क्या होता है, एक दूसरे से पेपर से इंसुलेटेड होता है, ठीक है। उस पेपर के बाद हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग सीथ का लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, मेटालिक सीथ जिसको बोलते हैं। और किस चीज़ का बना होता है, लीड का बना होता है। इसका काम क्या होता है, कोई भी मॉइस्चर कोई कंडक्टर के अंदर तक आने नहीं देता, ठीक है। यानी जो आपने पहला लेयर चढ़ाया था पेपर का वो इंसुलेशन का प्रोवाइड काम कर रहा है, जो आपने लीड सीथ चढ़ा है वो क्या है, एक तरीके से मॉइस्चर को रोकता है। और लीड सीथ के बाद क्या होता है, मेटालिक आर्म लगा होता है, ठीक है, जो आर्मर बोलते हैं, ठीक है ना भाई, स्टील का बना होता है। ये क्या करता है, कभी भी मान लेते हैं पटक रहे हैं केबल को अनलोडिंग के केस में, या फिर कहिए आपने अंडरग्राउंड में उसको जब इंस्टॉल कर दिया तो सीधी सी बात है, ऊपर से कोई गाड़ी जा रहा है या फिर कहिए कोई भारी चीज़ गिर रहा है उसके ऊपर, तो उसको क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी ये सबसे बचाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो वही है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल कोर सीथ केबल, तो ये आपका वही है, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्ज इम्पेडेंस क्या होता है, तो सर्ज इम्पेडेंस हमेशा क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट है। अब ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट है तो 2 तरीके ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड और आपका अंडरग्राउंड, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ओवरहेड के केस में आपका कितना होता है ट्रांसमिशन लाइन में, 200 से 400 ओम तक का होगा, ठीक है ना। और वही अगर आपका अंडरग्राउंड केबल होगा तो अप टू ये 50 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है सर्ज इम्पेडेंस ZC से बताया गया है, शंट एडमिटेंस टू द सीरीज इम्पेडेंस होता है भाई, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा प्रूफ है। अगला आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका, देखिए जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे थे तो सीधी सी बात हम लोग उसको एनालाइज करने के लिए क्या बना रहे थे, सर्किट को दूसरे फॉर्म में एक तरीके से डिज़ाइन कर रहे थे। तो डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, या तो पाई मॉडल में करेंगे या तो फिर टी मॉडल में करेंगे, ठीक ना भाई, समझ गए। तो उसके बाद फिर हम लोग इसको एनालाइज करते हैं।
तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। अगला बोलता है अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो हम लोग को पता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग जो रेटिंग करते हैं वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, बोलिए, यानी वोल्टेज हमारा अप्रॉक्स कांस्टेंट होना चाहिए। जो हम लोग की कॉलोनी में आया है 3 फेज 4 वाई क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है हम लोग के लिए ना, समझ रहे हो। तो वोल्टेज हम लोग क्या चाहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहे। और अगर आगे पीछे होता भी है तो कितना से होना चाहिए, ±5% से होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कल मैंने आपको बताया था एक फ्रीक्वेंसी को लेकर के कि फ्रीक्वेंसी जैसे भारत में 50 हर्ट्ज़ फिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी में भी कभी कभी क्या होता है, वेरिएशन होता है। लेकिन वेरिएशन कितना होना चाहिए, तो ±3% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो हमारा जो जो भी एप्लियंस है वो आपका एक तरीके से काम नहीं करेगा सही से, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के ऊपर सबसे ज़्यादा किस किस एप्लियंस का असर होता है, तो इंडक्शन मोटर का, ठीक ना भाई। क्योंकि इंडक्शन मोटर में क्या है, आपका पूरा पूरा फ्रीक्वेंसी को लीजिए, NS क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस पे घूमता है। तो 120F/P, समझ रहे हो, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैटर कर जाता है। ओके, अगला है फेलियर नहीं होना चाहिए कभी भी। फेलियर कहने मतलब क्या, कभी भी होता भी है तो ज़्यादा देर में तक के लिए नहीं होना चाहिए, तुरंत वो उसी तरीके से रिपेयर करेंगे। अगला बोल रहा है ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। ओवरलोड होगा तो बताइए क्या होगा, बताइए। ओवरलोड होता है तो क्या होता है, गांव ऐसे में क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक तरीके से जल जाता है कि नहीं जल जाता है, ठीक है। और आप समझ हीट रहे होकर होंगे, के बर्न हो जाएगा, हाँ वाइंडिंग पे ज़्यादा लोड पड़ने हाँ, लगेगा। ओवरलोड का मतलब सीधे सीधे अब आपका ट्रांसफार्मर जो अपने औकात से ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसका वाइंडिंग हीटअप हो जाता है और सीधे सीधे वो जल जाता है, ठीक है ना, इंसुलेशन फेल हो जाता है। अगला पढ़ते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द होल सिस्टम विल बी केप्ट मिनिमम टू अवॉइड एनी लीकेज एंड प्रोबल डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ। मतलब जो भी आपका अभी जैसे देखिए हर जगह देखिएगा ना, तो बिजली को सबसे पहले कोई चोरी ये सब ना करे तो कवर्ड वायर बिछाया गया है, देखे है ना, कॉलोनी ये सब में, एफ ये सब में, ठीक है। तो कवर्ड वायर क्या है, एक तरीके से आपको चोरी से तो बचा ही रहा है, साथ साथ में आप एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो जो भी आपका चिड़िया ये सब जो मरता है या फिर कहिए कभी तार ये सब गिर गया तो इंसान का भी होता है ना थोड़ा सा जान का जोखिम, तो वो सब आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। अगला बोलता है इसका एफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए। एफिशिएंसी ऑलरेडी हम लोग देखा है, वो ओवरऑल क्या होता है, आपके कॉस्ट ऑफ, मतलब किस रेट पे बिजली को बेचा जाए, 8 रुपये बेचा जाए या फिर 6 रुपये बेचा जाए, उस पर एक तरीके से इम्पैक्ट डालेगा ये। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ टू बी मेड एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल, मतलब ये पॉकेट पे हमारे लिए भारी ना पड़े, ठीक है, सस्ता होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सीक्वेंस नेटवर्क। तो ये आपका फॉल्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में आप देख रहे हैं फॉल्ट आएगा। तो फॉल्ट भी दो तरीके का होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है भाई कि कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो तीनों फेज के अंदर जो करंट होगा R/B, ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है कि कोई भी फॉल्ट होगा ना तो तीनों फेज में जो करंट होता है बराबर होता है। तो सिर्फ एक फेज पे अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ तो बाकी का 3 से गुना कर दूंगा तो तीनों फेज का निकल जाएगा, समझ रहे बात को। लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या है कि तीनों फेज में अलग अलग है, बताइए। तो अलग अलग है इसका मतलब क्या, अब तीनों फेज को ना अलग अलग करके स्टडी करना पड़ेगा। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को स्टडी करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, सीक्वेंस का सहारा लेते हैं। ये सीधे सीधे क्या बोलता है कि कोई भी अनसिमेट्रिकल, मतलब कोई भी जो करंट है ना भाई, अनसिमेट्रिकल करंट क्या होता है, 3 सीक्वेंस से मिलकर के बना होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका वो पूरा पूरा ओवरऑल करंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, समझ गए ना। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। अगला है शॉर्ट सर्किट फैक्टर ऑन द बस बार। तो जो भी है बस बार एक तरीके से कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, शॉर्ट सर्किट हिसाब आ रहा है, तो उस बेसिस पे आपका ये फॉर्मूला है, ये भी आपका कैलकुलेशन है। अब हम लोग अर्थिंग के बारे में देखते हैं। तो अर्थिंग भी आपका 5 तरीके का, ठीक है। सॉलिड अर्थिंग जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, एक मेटल को ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है ना भाई, 10 फीट या फिर 20 फीट जो भी है। रेजिस्टेंस अर्थिंग मतलब क्या, ग्राउंडिंग करने से पहले हम लोग क्या करें, रेजिस्टेंस लगाएंगे। रिएक्टेंस मतलब क्या, ग्राउंडिंग करने से पहले हम लोग एक रिएक्टर क्वेश्चन आपका इंडक्टर होता है भाई, ठीक है ना। पीटरसन कॉइल, ये भी आपका एक तरीके से यहाँ पे कॉइल मतलब इंडक्टर ही यूज़ किया जाएगा। अगला है वोल्टेज ट्रांसफार्मर अर्थिंग। तो ये सब आपका पूरा पूरा अर्थिंग को लेकर के हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बोलता है अर्थ या फिर कहिए न्यूट्रल सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज होता है। तो ये पावर सिस्टम का लास्ट टॉपिक था, ठीक ना भाई। तो पावर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो लास्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे हम लोग का मोटर होता है तो मोटर में देखते हैं ना, या फिर कहिए आयरन को कभी देखिएगा, मतलब जो भी हाई रेटेड मोटर होता है, ठीक है, जैसे 2000 वाट यानी 2 किलोवाट फिर 5 किलोवाट, तो सीधी सी बात है पावर का मैंने आपको मतलब बताया था। ये क्या होता है, करंट ज़्यादा खींचता है ना, समझ रहे बात को, ठीक है। तो बताइए कभी भी फॉल्ट आ गया इसके वाइंडिंग के अंदर में, या फिर कहीं जो वाइंडिंग है और जो कोर है आपका उसके बीच में इंसुलेशन फेल हो गया, तो पूरा पूरा करंट कहाँ आ जाएगा, आपका चेचिस में आ जाएगा, यानी फ्रेम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको डायरेक्ट छुइएगा तो आप क्या है, वहाँ पे आप तुरंत हो सकता है कि आप मर जाएँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वहाँ पे क्या बोलते हैं, नट बोल्ट कसते हैं चेचिस पे, और उसी नट बोल्ट के सहारे हम लोग क्या करते हैं, तार लेते हैं, तार को जोड़ते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी लीकेज करंट हो तो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाए, ठीक है। तो ये आपका मेजर एक तरीके से
प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगला है फ्रंट इफेक्ट। तो फ्रंट इफेक्ट हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा और इसमें क्या होता है, ओवरऑल कैपेसिटेंस के कारण नो लोड पे जो सिस्टम होगा तो जो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं भारत में पावर कितने तरीके से भेजा जा सकता है, तो ओवरहेड सिस्टम अंडरग्राउंड दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलता है डैश आर द कंडक्टर विच कनेक्ट कंज्यूमर टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या हो जाएगा, सर्विस मेन्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना, जी सर्विस मेन्स ही जोड़ता है ना भाई, कंज्यूमर टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूटर। तो सही हाँ है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर को, देखिए तो क्या देता है, सर्विस मेन्स ही देना चाहिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर के बीच में सर्विस में ही है, सही है। सही है। ठीक है, अगला बोलता है द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड एबव, तो 66 के भी मार दीजिए, उसके बाद आपका मुश्किल आने लगता है इसमें। ठीक है, यानी स्ट्रेस पड़ने लगता है। ठीक है, ओवरहेड सिस्टम को कहाँ तक हम लोग ले जा सकते हैं, तो 400 के वी तक। अगला बोल रहा है ये आपका कैल्विन्स लॉ का डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैल्विन्स लॉ हो जाएगा वुडन पोल, जिसको हम लोग अच्छे खासे मतलब तेल में एक तरीके से उसको डुबा करके रखे हैं तो उसका लाइफ कितना होता है, तो 25 से 30 साल हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कोई भी हम लोग लकड़ी का लाइफ देखेंगे तो उसको दीमक के सबसे बचाना पड़ता है। ठीक है ना भाई, जैसे लोहे में क्या होता है, रस्टिंग जंग का इशू आता है तो उसको पेंट करते हैं। ठीक है, तो लकड़ी में दीमक के सब ना लगे तो क्या करते हैं, उसमें तेल, ये स्पेशल तेल है क्रेओसाइट ऑयल। ठीक ना भाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं उसमें पर्टिकुलर, मतलब पेंट करते हैं ना हर साल लोहे के ऊपर। ठीक है, उसी तरीके से जो भी आप वुडन पोल यूज़ कर रहे हैं उसका लाइफ 25 से 30 साल अगर आपको चाहिए तो उसको ये मेंटेनेंस के लिए तेल लगाना पड़ता है। ठीक है, अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे लिए टंगस्टन वायर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टंगस्टन हमारे क्या है, हाईली रेजिस्टिव है। गैल्वनाइज्ड स्टील वायर हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, तो ऑल ऑफ द मार दीजिए। ठीक है, किसी के लिए भी हो सकता है। द यूजुअल स्पैन ऑफ आरसीसी पोल, आरसीसी पोल मतलब जो सीमेंट से बनता है और हम लोग के कॉलोनी ऐसा में लगा हुआ है, फिर कई गाँव ऐसा में जो लगता है, तो इनके बीच में यानी दो पोल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 80 से 100 मीटर हो जाता है। ठीक है, जो कोरोना है, कोरोना जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, जिसमें ऑल ऑफ देव हो जाएगा, साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर, शेप ऑफ कंडक्टर के ऊपर, सरफेस ऑफ कंडीशन के ऊपर। ठीक है, देखिए कोरोना जो है साइज ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा बता सकते हैं, साइज का मतलब कि सर वो तो उसका थिकनेस, उसका थिकनेस मोटाई। ठीक ना भाई, जी और शेप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। शेप जैसे हम लोगों ने कल आपने गूगल किया था वो सेक्टर शेप्ड कंडक्टर के बारे में, नहीं सर गूगल तो नहीं किया था, लेकिन शेप का मतलब कि वो खुरदरा रहेगा तो सर उस पर कम इफेक्ट करेगा और बिल्कुल प्लेन रहेगा तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। शेप तो भाई वो अलग हुआ, मतलब सरफेस का आपने बता दिया। वो तो सरफेस मतलब अच्छा दो अच्छा तरीके का अच्छा। होता है, एक स्मूथ सरफेस और एक आपका रफ सरफेस। ठीक ना, समझ गए। तो देखिए साइज मतलब सीधे सीधे डायमीटर के बारे में बता रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता है कोरोना कब आता है, जब वोल्टेज हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वोल्टेज हाई होने का मतलब क्या है कि जो आपका बीच में एयर एज अ डायलेक्ट्रिक काम कर रहा था वो एक तरीके से पंचर हो चुका है। ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहीं से बाईपास होने की कोशिश करेगा। मतलब जो एयर है वहाँ पे एक तरीके से चिंगारी लगा हुआ रहेगा, वहीं से पूरा बाईपास होगा ना, समझ रहे बात को। ठीक है, तो ये सब मतलब वही है भाई, कॉन्सेप्चुअल हो गया पूरा पूरा। ठीक है ना, जब तक आप पढ़िएगा नहीं डेप्थ में, क्योंकि इसी के ऊपर एक पूरा पूरा आपको 2 लेक्चर मिलेगा तो नहीं क्लियर होने वाला है ऐसे। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो ऑल हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का था, C4 कैट हो जाएगा, VS माइनस VR डिवाइडेड VS इंटू 100%। ये समझो बोल रहा है ऐसा ये मतलब फेनोमेना जिसमें आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज जो होता है ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है कंपेयर टू सेंडिंग एंड। ठीक है, लाइट लोड या फिर ओपन सर्किट में तो फ्रंट इफेक्ट हो जाएगा। अब हो रहा है आपको रेशियो बताना है किसका, तो स्क्वायर रूट किसका, इम्पिडेंस टू द शंट एडमिटेंस, तो क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पिडेंस बोलते हैं। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिट ऑफ द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन मतलब क्या, कि कभी भी फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट में मतलब जैसे मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट आपका मैक्सिमम होता है, वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए। तो अब यहाँ पे बताइए कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज मतलब क्या, फॉल्ट आने के बाद भी क्या वोल्टेज डाउन नहीं हुआ। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ट्रांसफार्मर के केस को लेकर के, जैसे मान लेते हैं ट्रांसफार्मर को मैं सेकेंडरी शॉर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। अब सेकेंडरी जैसे ही शॉर्ट होगा उधर से मैंने रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक ना, तो सीधी सी बात है जी करंट आपका बहुत लार्ज फैले मतलब फ्लो होगा कि नहीं होगा, बोलिए, समझ रहे बात को। जी और करंट लार्ज हुआ तो अंदर में क्या है, रिएक्टेंस से सब जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। ठीक है, राइट। लेकिन वही मानिए इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज किसी भी हाल में कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वोल्टेज रहने का मतलब क्या है कि अंदर में जो आपका इंटरनल ड्रॉप हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फिर से कंपनसेट करके फिर से हम लोग अपने वोल्टेज को उसी लेवल पे ले आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अंदर में इंपिडेंस वहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये कहने का मतलब है। ठीक ना भाई, यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, ओके।
और ये भी पता होना चाहिए शॉर्ट सर्किट करंट को अगर आपको लिमिट करना है तो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंडक्टर का सहारा लेते हैं, ठीक ना भाई, जिसको हम लोग टेक्निकली रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है, समझ के बात को, क्योंकि रिएक्टर क्या है, सडन चेंज ऑफ करंट को बहने नहीं देता है, ठीक है, तो कभी भी फॉल्ट आएगा तो शॉर्ट सर्किट करंट को तुरंत बहने नहीं देता है, ठीक है। सपोर्ट कर। हाँ, और तब तक आपका क्या इधर रिले लगा उसको सेंस कर लेगा और उसका जो सर्किट ब्रेकर है उसको वो ट्रिप कर देगा। ओके, एक मिनट रुके, तो लाइट कट गया, इन्वर्टर ऑन करता हूँ मैं। हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट बोलता है लो वोल्टेज केबल कितने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ऐसे ही इसका गलत दिया हुआ ऑप्शन भाई, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, 1000 वोल्ट या फिर 1 kV के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज के लिए कितना हो, 11,000 हो जाएगा, यानी 11 kV, सुपर टेंशन 33 kV हो जाएगा, और एक्स्ट्रा हाई तो इसमें बात दीजिए 66 kV हो जाएगा। वही अगर एक्स्ट्रा सुपर बोल देता तो इसमें 132 kV हो जाता, ठीक ना। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यू, देखिए अंडरग्राउंड केबल को बिछाने का कितना तरीके का मेथड होता है, तो डी फॉर डॉग हो जाएगा, और अंडरग्राउंड केबल को हम लोग कैसे बिछाते हैं यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, तीनों मेथड आपका वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया गया है, ठीक है, कैसे हम लोग अंडरग्राउंड केबल बिछाते हैं, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन द केबल, तो स्मॉल ऑफ देम आर आई स्क्वायर आर लॉस के कारण होगा, डायलेक्ट्रिक लॉसेस कारण होगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ भी अगर लॉस हो रहा है ना भाई, तो सीधे सीधे हीट के फॉर्म में ले लेता है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक लॉस हो या फिर कोई कॉपर लॉस हो या फिर कांस्टेंट लॉस हो, हमेशा क्या होता है, हीट के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बोलता है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द केबल शुड नॉट बी ऑपरेटेड टू हॉट, तो इसमें ऑल ऑफ देम आर ये, किसी भी जैसे अंडरग्राउंड केबल को अगर हम ज़्यादा हॉट, मतलब सीधी सी हॉट मतलब कहने का मतलब क्या, आप उसको ओवरलोड कर दे रहे हैं, ठीक ना भाई। कोई भी केबल अगर आप रेटेड कंडीशन में यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा वो, समझ रहे बात को, लेकिन वही अगर आप मान लेते उसको ओवरलोड करते हैं, मतलब क्या, उसमें जो करंट कैरिंग कैपेसिटी उससे आप ज़्यादा दे रहे हो, तो आई स्क्वायर आर लॉस भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो, तार गर्म हो जाएगा, तार गर्म होगा, इसका मतलब क्या, जो अपने पेपर ये सब यूज़ किया इंसुलेशन के लिए, वो क्या होगा, एक तरीके से उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। तो इसका ई फॉर एप्पल। और ये जो वॉइड होता है, वॉइड को कल ही मैंने बताया था कि जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपका पूरा पूरा तेल से भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब उस ऑयल के अंदर मान लेते हैं छोटा छोटा बबल्स बना हुआ है, बबल्स का मतलब क्या, कि उस बबल्स के अंदर एयर भरा हो, ठीक है। तो एयर का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो हमेशा कम वोल्टेज पे होता है एज कम्पेयर टू जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उस ऑयल का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब उस ट्रांसफार्मर पे स्ट्रेस पड़ेगा, यानी वोल्टेज मान लेते हैं आपने रेटेड दिया, तो उस केस में जो आपका बबल्स बना हुआ जिसके अंदर हवा भरा हुआ है वो जल्दी आयोनाइज्ड हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो आपका तेल है उसके मुकाबले, ठीक है। तो बताइए उसमें अगर आपका बहुत सारा बबल्स बना, इसका मतलब क्या, वो बहुत सारा एक तरीके से एयर को आयोनाइज कर देगा ना साथ साथ में, समझ रहे बात को, तो वो डायलेक्ट्रिक जो है आपका ऑयल का उसको भी पंचर कर देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम आता है। और वॉइड्स क्या होता है, आपके अंडरग्राउंड केबल में भी बनता है, जब आप पेपर लपेट रहे हैं ना, जैसे 3 कोर है आपका, ठीक है, RYB, ठीक है, मतलब 3 फेस का है ना तार, तो तीनों फेस पर आप ये पेपर लपेट रहे हैं कि नहीं लपेट रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो पेपर लपेटने के दौरान अगर बीच बीच में एयर बन गया ना, तो उसी को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि वो एयर जो है ईजी आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। देखिए आपने अभी कोरोना इफेक्ट के लिए पढ़ा था कि एयर का जो ब्रेकडाउन होता है कितने पे होता है, 30 kVA वोल्टेज पे हो जाता है, समझ गए बात को, यानी 30 kVA पर सेंटीमीटर का स्ट्रेस पड़ेगा, यानी उतना वोल्टेज पड़ेगा तो क्या होगा, एयर आयोनाइज्ड हो जाएगा। लेकिन पेपर का उससे ज़्यादा होगा, समझ रहे बात को, तभी तो आप उसमें पावर भेज पा रहे हैं, वोल्टेज दे पा रहे हैं 66 kVA फिर 132 kV, ठीक है, तो खराब कर देता है आपके इंसुलेशन को। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड द लोवेस्ट, तो रेडियल मार दीजिए, रेडियल मैंने आपको बताया, अब अगेन ये पढ़ना पड़ेगा, रिंग सिस्टम क्या होता है, रेडियल सिस्टम क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। रिंग सिस्टम मतलब क्या, आपका जो बस बार होगा, मेन बस बार वो रिंग की तरह होता है, ठीक ना भाई, वहाँ से फिर 4 कंडक्टर लगा के फिर 5 कंडक्टर लगा करके हम लोग आगे भेज देते हैं पावर को। रेडियल में क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक ना भाई, समझ गए। और मतलब यही है, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो जब तक आप इसको इमेजिनेशन नहीं कीजिएगा या फिर पढ़ेंगे नहीं थोड़ा बहुत, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अगला पढ़ते हैं बूस्टर क्या होता है, तो बूस्टर कुछ नहीं भाई, कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अगर आपके ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस वोल्टेज को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे ना, समझ रहे बात को, ठीक है। तो बूस्टर क्या होता है, वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए यूज़ किया, तो ये हमेशा क्या होगा, सीरीज वाउंड, हाँ सीरीज वाउंड जनरेटर, ठीक है। देखिए सिंपल वे में समझिए भाई कि कोई भी अगर वोल्टेज कंपनसेशन के लिए डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ना, फिर चाहे बूस्टर ट्रांसफार्मर हो या फिर कहिए सीरीज वाउंड जनरेटर, उसको हम हमेशा सीरीज़ में ही जोड़ते हैं। सीरीज़ में क्यों जोड़ेंगे, इसके लिए आप इमेजिन कीजिए मेरे पास एक सीरीज सर्किट है, ठीक है, उसमें आपका 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 और R2, ठीक है ना, समझ गए बात को, और मैंने उसको 12 वोल्ट से जोड़ रखा है, ठीक है, मतलब एक सोर्स से जोड़ रखा। बताइए जो भी 12 वोल्ट दिया आपने, वो दोनों रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस बड़ा होगा ज़्यादा वोल्टेज खाएगा, जो रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा कम वोल्टेज खाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन मान लेते हैं भाई मेरे को वहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाना, मतलब मेरे को एक और उसमें बल्ब लगाना है,
तो सीधी सी बात है, जो आगे बल्ब लगाऊंगा उसके पास तो वोल्टेज मिलेगा ही नहीं एक तरीके से। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये दो दो रेजिस्टेंस मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज खा जाएगा। सीरीज में ही होता है ना कि अगर आप सीरीज में बल्ब लगाइएगा तो देखिएगा एक बल्ब ज़्यादा नज़दीक वाला ज़्यादा ग्लो करता है और उधर वाला क्या होगा, धीरे धीरे कमते जाता है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, आगे जाते जाते कमते जाता है। समझ रहे बात को? राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को वहाँ पे अगर तीसरा बल्ब लगाना है तो फिर से मेरे को एक सीरीज में क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा बैटरी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। समझ रहे बात को? मतलब सिंपल समझिए, सीरीज में जैसे 12 वोल्ट का पहले बैटरी लगा हुआ था, ठीक है, समझ गए बात को। जी अब जी। वहाँ पे एक और अगर मैं सीरीज में बैटरी लगा दूँ तो ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाए, जुड़ जाएगा ना। पहले से 12 वोल्ट और वोल्टेज मान हो लेते जाएगा। 6 वोल्ट ये वाला लग गया, तो जुड़ के पूरा पूरा सिस्टम का वोल्टेज कितना बन गया, 18 वोल्ट बन गया कि नहीं बन 18 गया, वोल्ट। बोलिए। समझ गए बात को? तो जी यही होता है जी यहाँ सर। पे ट्रांसमिशन लाइन में भी, कि कहीं पे भी वोल्टेज घट रहा है इम्पिडेंस ड्रॉप के कारण, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सीरीज में लगा देंगे, जनरेटर लगा दीजिए या फिर कहिए आप बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अगला है देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, समझिए सिंपल वे में समझिए भाई। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग बहुत पास्ट में चलें तो जो इंडक्शन मोटर था ना, पहले जनरेशन में जो फ्रीक्वेंसी था वो 25 हर्ट्स एक तरीके से यूज़ किया जाता था। ठीक है, स्टार्टिंग के केस में जब आपका एसी सप्लाई सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो उस समय 25 हर्ट्स पे आपका जो इनकैंडेंसेंट लैम्प था, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जैसे देखिए जो आपका इनकैंडेंसेंट लैम्प होता है उसको एसी पे चलाइएगा ना, तो उसका मतलब सीधे सीधे क्या होता है, हम लोग नेकेड आई से तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा स्लो मोशन में क्या होता है, वो एक बार जलता है एक बार बुझता है। ठीक है, लेकिन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या है, इतना तेजी से जल बुझ रहा है कि हम लोग का आंख नहीं पकड़ पाता है उसको। क्लियर? ठीक है ना? लेकिन बताइए उसी बल्ब को अगर मैं 25 हर्ट्ज पे एक तरीके से ऑपरेट कर दूंगा तो वहाँ पे फ्लिकरिंग इफेक्ट जो होगा, ऑन ऑफ क्या होगा, वो एक तरीके से स्लो स्पीड पे होगा, तो उसको और ईजी हो सके पकड़ने के लिए। ठीक है ना? समझ गए? तो बताइए 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो एन एस आएगा, एन एस इक्वल टू क्या है, 120 एफ के जगह 20 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय पी। अब दो पोल का मशीन उस बेसिस पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। समझ रहे? मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे आपका इंडक्शन मोटर बेटर तरीके से काम नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझ गए बात को? जी तो अब फिर जी क्या जी। आप सोचिएगा, अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं पता, फिर क्या कीजिएगा आप, मान लेते आपने 10 हर्ट्स बढ़ा दिया, 10 हर्ट्स बढ़ा मतलब 35 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी सप्लाई बना है। ठीक है, तो उस पर देख रहे हैं कि कैसा वर्क कर रहा है, तो उस पर भी देख रहे हैं कि ये एक तरीके से सही में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पहले से इंप्रूव हुआ है, तो और देखेंगे ना कि इसको चलो 50 हर्ट्स देकर देखते कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मेथड क्या बोलेंगे, ट्रायल एंड एरर। मतलब हम लोग एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि इसका क्या एक तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है ना? ओके। जी तो बोल रहा है बिसाइड अ मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। देखिए इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या होता है, हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन में पढ़ा था कि अगर आप अपना मान लेते हैं बिहार में एक जनरेटिंग स्टेशन बना रहे हैं, ठीक है, उसका मान लेते हैं 200 मेगावाट है। ठीक है, एक दिल्ली में उसका मान लेते हैं 500 मेगावाट है, एक मान लेते चंडीगढ़ में उसका मान लेते हैं 100 मेगावाट है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ताकि हम लोग अपने इफिशियंसी को एक तरीके से फिर अपने मशीन को क्या कर सकें, फुल लोड पे हमेशा चलाए रखें। ठीक है, ताकि क्योंकि हम लोग का जो बिहार है, अगर आप सिंगल बिहार में देखें तो बिहार का लोड क्या है, लोड कर्व के हिसाब से आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप बड़ा जनरेटिंग स्टेशन बना दीजिएगा और उतना आपका डिमांड ही नहीं है तो आप लॉस में जा रहे हैं ना एक तरीके से। ठीक है, तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पावर है आप उसको दे दीजिए जिसके पास पावर का डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए ना? तो वही बोल रहा है कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर, वो कितने तरीके का होता है, तो ये ई फॉर एलिफेंट मार दीजिए, इसमें ये सारा है एक तरीके से। ठीक है ना? समझ गए? कोई भी मेथड यूज़ करके हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कौन सा ऐसा फॉल्ट है जो कि केबल में आएगा। ठीक है ना भाई? तो इसमें ऑल ऑफ देम मार दीजिए, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओपन सर्किट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है केबल का कहीं से भी। ठीक है, अगला बोलता है ऐसा क्या कारण है, मतलब देखिए लीड सीट का क्या काम बताया था मैंने आपको, कि ये मॉइस्चर को कंडक्टर तक यानी RYB जो फेजेस है वहाँ तक आने से रोकता है। ठीक ना भाई? तो क्या ऐसा कारण है जिसके कारण आपका लीड सीथ जो है खराब हो जाता है, ठीक है, डैमेज पहुँचता है इसको, तो इसमें ऑल ऑफ देव मार दीजिए। मैकेनिकल इंजरी के कारण टूट फूट सकता है, केमिकल एक्शन के कारण ये क्या होता है एक तरीके से वहाँ पे, जैसे केमिकल एक्शन क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग क्या है एक तरीके से लोहे को ही बर्बाद कर दे रहा है ना, समझ रहे बात को? तो केमिकल एक्शन से ही क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, मिट्टी से दबा हुआ है, मिट्टी में घुसा हुआ है, तो सीधी सी बात है, मॉइस्चर है ना, नमी है मिट्टी के अंदर। ठीक है भाई, तो उसके कारण केमिकल रिएक्शन होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लीड, अब लीड क्या है, एलिमेंट है तो सीधी सी बात है इसका कुछ बिहेवियर होगा, तो वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, क्रिस्टल बन जाता है ये। ठीक ना भाई? कुछ भी हो सकता है। अगला बोलता है सिंगल फेज में जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर होते हैं, यानी हम लोग घर का बात कर रहा है, तो कितना वोल्ट है, 230 वोल्ट मार दीजिए। बोलता है जो भी हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको क्या करते हैं, तो ओवरहेड यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूटर रेसिडेंशियल क्या होता है, 3 फेज 4 वायर हो, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर बोला ना, 3 फेज 4 वायर मार दीजिए। ठीक है ना भाई? ओके, अगला बोलता है कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन तुम्हारी इसमें स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब क्या, आपका बीच में स्टील होगा,
जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और चारों तरफ से बाहर से एल्यूमिनियम क्या होता है, लिपटा होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ऐंठा हुआ, ठीक है ना भाई, समझ गए, वो ऐंठा हुआ रहता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या है, तो इसमें हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। मल्टी कोर केबल क्या होता है, तो सेक्टर शेप्ड होता है, बताया ना, वो एक अलग, जैसे देखिए पेंटागन हेक्सागन का शेप देख पा रहे हैं आप कैसा होता है, सो ठीक है। जी सर, तो फील कर रहा हूँ। उसी तरीके का ना आपका जो आप तार छीलिएगा ना, उसका इंसुलेशन हटाइएगा, तो उसी तरीके का शेप जो होता है आपका, पूरा पूरा वायर को अरेंज करके इस तरीके से रखा जाता है कि उसी तरीके का शेप ले लेता है भाई, ठीक है। तो आपको यही यूट्यूब पे आप कीजिएगा ना सेक्टर शेप कंडक्टर, तो वहाँ पे आपको इमेज में आ जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होता है हमारे भारत में, वो क्या होता है, तो आरसीसी पोल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बोल रहा है इंसुलेशन जो भी हम लोग हाई वोल्टेज केबल में यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो पेपर होता है। अगला बोलता है जो भी हम लोग लोड ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ तो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आर वाई बी, और जो आपका आपकी कॉलोनी में जो 3 फेज 4 वायर बिछा हुआ है ना भाई, आर वाई बी, तो तीनों फेज से हम लोग लोड को कनेक्ट कर रहे हैं ना, यानी आप घर को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मेरा घर आर वाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आर फेज से, आपका घर बी फेज से, किसी और का घर सी फेज से, ठीक है। तो जिसके घर में ज़्यादा एप्लियंस है, इसका मतलब क्या, वो उस फेज से ज़्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो उस फेज से ज़्यादा पावर ड्रॉ करने का मतलब क्या, कि उस फेज से करंट ज़्यादा वो खींच रहा है ना। लेकिन मान लेते जो दूसरा फेज है उसमें आपका जो घर लगा उसके घर के पास ज़्यादा मतलब हैवी एप्लियंस है नहीं, तो कम करंट खींचेगा, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों फेज में अलग अलग करंट होना कहते हैं अनबैलेंस सिस्टम, ठीक है। और बैलेंस सिस्टम क्या होता है कि तीनों फेज में अगर मान लेते हैं सेम लोड लगा रहे हैं, ठीक है ना भाई, सेम पावर लोड का, तो क्या होगा, तीनों फेज में आपका करंट बराबर बराबर बहेगा, ठीक है। उसको जी बैलेंस लोड बोलते हैं। तो हमारा जो भी हमारा डोमेस्टिक लोड होता है वो अनबैलेंस होता जाता है, ठीक है, क्योंकि हर एक घर का अलग अलग डिमांड है ना पावर का। ओके, अगला बोलता है पावर फैक्टर जो होता है इंडस्ट्रियल लोड का क्या होता है, लैगिंग हो जाएगा। ओवर हेड लाइन्स जो होता है, तो उसमें हम लोग हमारी ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन जो क्रॉस आर्म होता है स्टील का बना होता है, ठीक है। द मटेरियल जनरली यूज फॉर आर्मर, तो आर्मर के लिए हम लोग स्टील यूज़ करते हैं। आर्मर का क्या प्रोटेक्शन का काम कर रहा था ये, कि कोई भी उठा पटक होगा केबल में, या फिर कहिए कोई भी दबाव ये सब पड़ेगा ज़मीन के अंदर इंस्टॉलेशन के बाद, तो उसको बचाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर होता है क्या, तो पोर्सलिन का बना होता है। मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं सीट के लिए क्या होता है, लीड का बना होता है, ठीक है। और जो मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए 220 के बी ट्रांसमिशन लाइन में, किसके किसके बीच में, लाइन और ग्राउंड के बीच में, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 7 मीटर, जहाँ पे आपका डेंजर का साइन लगा होता है, और लोहा जो होता है नोखीला नोखीला निकला हो रहता है, देखें पोल के नीचे में आपका बना हुआ रहेगा वो, ठीक है। अगला बोलता है, अब नेक्स्ट यही पूछ रहा है भाई कि अगर फेज़ टू फेज़ के बीच में, यानी आर बाई बी के बीच में अगर स्पेसिंग की बात करें, किसके लिए, 220 के वी वो लाइन के लिए ट्रांसमिशन लाइन, तो कितना होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये स्पेसिंग क्या होता है, वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि स्पेसिंग प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, कि बीच में आप एयर को उतना ही थिक करते जा रहे हैं, समझ गए बात है। जितना ज़्यादा दूर दूर होगा, इसका मतलब क्या, उसके बीच में एयर उतना ही ज़्यादा आप दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका फीडर होता है ना, फीडर मतलब 11,000 वोल्टेज जो आपके ट्रांसफार्मर से पीछे में आ रहा है, ठीक है, उसमें देखिए स्पेसिंग कम कम होता है, देख रहे हैं ना, समझ रहे बात को, राइट। तो जी स्पेसिंग मतलब क्या, वो सीधे सीधे इंसुलेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो 6 मीटर होना चाहिए मिनिमम। वो रहा लार्ज इंडस्ट्रियल को हम लोग सप्लाई कितने से देंगे, तो इसमें 66 के भी मार दीजिए। अब बोल रहा है, अब थोड़ा सा मैं भाई मोबाइल पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन था नहीं मेरे पास, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ भाई देखिए 46 से पढ़ना है ना हम लोग को अब। जी 1 मिनट रुकिए, 46, हाँ देखिए बोलता है डीसी सिस्टम अब आ गया है यहाँ से भाई, ठीक ना, डीसी सप्लाई सिस्टम। तो डीसी सप्लाई सिस्टम मैंने आपको बताया है कि इसमें आपका 2 वायर सिस्टम होता है, 3 वायर सिस्टम होता है, एक मिड पॉइंट भी होता है सिस्टम, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि 3 वायर डीसी सिस्टम में जो बैलेंसर होता है वो एक तरीके से किसके बीच मतलब किसके लिए लगाया जाता है, तो वोल्टेज को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक ना। इसका D4 डॉग मार दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपका बाहर। कल जो फोटो भेजा था ना मैंने आपको, देखा था ना आपने, ऊपर में क्या था, जी जी हाँ मतलब ऊपर थ्री 2 तार था, वायर बीच में एक आपका ऊपर, बीच में हाँ न्यूट्रल था, ऊपर ठीक। नीचे से हाँ बीच में, प्लस था, बीच में न्यूट्रल को हाँ हाँ। मिला। तो वही है कि इसको हम लोग बैलेंसर लगा रहे हैं वोल्टेज को इक्वलाइज करने के लिए। बोल रहा है जो 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसमें बैलेंसर जो होता है, अब बोल रहा है अनइक्वल लोड ऑन द 2 साइड्स। देखिए बोल रहा है भाई कि आपका 3 वायर डीसी सिस्टम है, ठीक है, और
थ्री वायर डीसी सिस्टम आपको पता है बीच वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बीच वाला न्यूट्रल कहने का मतलब दो फेज कह सकते हैं ना, यानी आपको अगर लोड लगाना हो, यानी एक बल्ब जलाना है आपको सीधे सीधे, तो आप ऊपर वाले से एक करंट ले लीजिए पॉजिटिव, और बीच में जो न्यूट्रल है उससे आप नेगेटिव ले लीजिए, बल्ब जल जाएगा। समझ रहे बात को, राइट। या तो फिर आप नीचे वाले से एक पॉजिटिव तार ले लीजिए और बीच से न्यूट्रल ले लीजिए, तो नीचे में भी आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हमारा थ्री वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और यहाँ पे जो है लोड अनबैलेंस है, मतलब ऊपर में अलग लोड लगा हुआ है, नीचे में अलग लोड लगा हुआ है। बताइए दोनों में अलग अलग वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, बोलिए। क्योंकि होगा। लोड अलग है, सीधी सी बात है, वो अलग करंट खींच रहा होगा। अलग करंट खींचने से जी। जनरेटर के अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें कुछ अलग ड्रॉप हो रहा होगा, उसके चलते यहाँ पे मतलब समझ रहे बात को, लोड अलग है, इसका मतलब क्या, दोनों का वोल्टेज रेगुलेशन अलग अलग होगा। समझ रहे बात को, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या, जी। नो लोड पे वोल्टेज दोनों मशीन का तो कांस्टेंट होगा, लेकिन फुल लोड पे क्या मिल रहा है, एक जगह ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, एक जगह कम मिल रहा है। समझ गए बात को, ठीक है। जी। अब बताइए, जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, वो हैवी लोड है ना। समझ रहे बात को, जी। समझ पा रहे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा करंट खींचा, उतना करंट खींचने के कारण वो वोल्टेज ज़्यादा खा गया इंटरनल इंपेडेंस आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हाइब्रिड टर्मिनल पे है। मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोड हैवी होता है, यानी जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया इंटरनल इंपेडेंस के कारण या फिर कई इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज में जनरेटर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, ताकि जो भी वोल्टेज वो खाया है उसको फिर से हम लोग बना सकें। समझ रहे बात को, हाँ। जी। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे हैवी लोड लगेगा वहाँ पे हमारा वो डीसी मशीन कैसा काम करना चाहिए, एज अ जनरेटर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। और जी। नीचे में भी आपको तो बैलेंस करना है ना भाई। नीचे में बैलेंस कब होगा, जब नीचे में आप थोड़ा सा और लोड बढ़ा देंगे। समझ रहे बात को, तो और लोड बढ़ाने का मतलब क्या है, नीचे वाला जो मशीन है वो कैसा काम करना चाहिए, एज अ डीसी मोटर की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि डीसी मोटर क्या होता है, पावर लेता है अपने अंदर, ठीक है। और जनरेटर क्या होता है, पावर देता है। ये सिंपल एनालॉगस लेके ऐसे समझिए, मेरे हम दोनों के पास पहले क्या था, 10,000 रुपया था, ठीक है। यानी आपका भी मंथली 10,000 रुपये इनकम है, मेरा भी मंथली 10,000 इनकम है, ठीक है। समझ गए बात को। लेकिन जी। मेरा जो खर्चा है वो आपसे ज़्यादा है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने 6,000 खर्च कर दिया, लेकिन आपने 5,000 रुपये ही खर्च किया, तो सीधी सी बात है, मेरे पास अब बचा कितना, 4,000 मिल रहा है मेरे पास, और आपके पास कितना बचा, आपके पास 5,000 बचा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अनबैलेंस आ गया कि नहीं आ गया सिस्टम, बोलिए, हाँ। समझ रहे बात को। तो अब इसको अगर बैलेंस करना है, इसका मतलब क्या, कि मेरे को एक तरीके से 1,000 रुपये और दे दिया जाए, ठीक है। या फिर कहिए यहाँ पे तो बैलेंस ही नहीं होगा ना, कंडीशन कैसे लगाया जाए कि बैलेंस हो जाए। जैसे मान लेते भाई मेरा 7,000 रुपये खर्चा है, या ठीक है, तो 3,000 तब मेरे मैं पास बच। 500 खर्च कर दूं या हाँ, आपको हाँ, एक मतलब वही हजार दूं। बैलेंस करना भाई, ठीक है ना। तो यही आपका बैलेंसर का काम यही होता है कि अगर जहाँ पे हैवी लोड लगा हुआ है ना, वहाँ पे ये जेनेटिक रिएक्ट करेगा, यानी ये वोल्टेज सप्लाई करेगा, ठीक है। समझ गए बात को, ताकि वोल्टेज कुछ इंप्रूव हो सके। और जहाँ पे लाइट लोड लगा हुआ था वहाँ पे क्या करेंगे, और लोड लगा देंगे, ताकि यहाँ पे हमारा क्या, और थोड़ा सा वोल्टेज मोटर खाने लगे, ठीक है, ताकि दोनों का बैलेंस हो जाए। क्लियर हो गया ना, ठीक है। जी। तो इसका आंसर हो जाएगा, बैलेंसर कनेक्टेड टू द लाइटली लोड रन एज अ मोटर, C4 कैट, ठीक है ना। मतलब ये चूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें सी है, लाइट लोड की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मोटर हम लोग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। D4 डॉग अगर चूज करते हैं आप, कि बैलेंसर कनेक्टेड टू हैवली लोड साइड इज रन एज अ मोटर, अगर आप बताइए ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकल रहा है, कि जो हैवी लोड था उसमें और ज़्यादा आपने मोटर लगा दिया, इसका मतलब क्या, वो और हैवी लोड हो गया। समझ रहे बात को, ठीक है, यानी वो और जी। वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोल रहा है ट्रांसमिटेड पावर रिमेनिंग द सेम, मतलब हम लोग के पास यहाँ पे मान लेते हैं 10 मेगावाट का पावर भेजना है, ठीक है। समझ गए बात को। इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ DC 2 वायर फीडर इज इंक्रीज्ड 100%। देखिए अब आपको पता है कि अगर आपको पावर भेजना है तो पावर हमारा कम से कम लॉस हो ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे ना। समझ रहे बात को, क्योंकि वोल्टेज जितना ज़्यादा आप रखिएगा आपका करंट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो आप बढ़ा रहे हैं भाई, वो कैसे बढ़ा रहे हैं, ट्रांसफार्मर के सहारे बढ़ा रहे हैं ना। समझ रहे बात को। और डीसी सिस्टम में मैंने आपको बताया था, ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए हमारे पास एक ही डिवाइस है, वो है आपका ट्रांसफार्मर। समझ रहे बात को ना, ठीक है, हाँ। तो सिंपल समझिए, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपका करंट कम हो जाएगा। करंट कमेगा, इसका मतलब क्या, आपका सबसे पहले तो कॉपर जो यूज़ कर रहे हैं, वायर जो यूज़ कर रहे हैं, थिकनेस कम हो जाएगा। और थिकनेस कम, या फिर कहिए करंट कम हो रहा है, समझते क्या, I2R लॉस कम हो जाएगा, ठीक ना। I2R लॉस कम हो रहा है, समझते क्या, लॉसेस कम होगा ना। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये, और आपने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से क्या किया, आपने तार को भी एक तरीके से पतला कर दिया ना, क्योंकि करंट आपका ऑटोमेटिक कम हो चुका है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ सर। जी सर। हाँ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे कॉपर का सेविंग होगा। तो ये बोल रहा है 2 वायर डीसी सिस्टम में अगर हम लोग इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 2 वायर डीसी सिस्टम फीडर इज इंक्रीज 100%, सेविंग इन कॉपर, तो हमारे 75% होता है। मतलब फॉर्मूला होता है भाई, ठीक ना। फॉर्मूला पे बैठाइएगा, आपका ये ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा। ठीक ठीक नेक्स्ट है। पढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर, डीसी डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड एट बोथ एंड। देखिए
अब ये जो होता है ना डीसी सप्लाई सिस्टम दो तरीके का होता है भाई, ठीक है। सिंगल इंडेड फीडिंग सिस्टम मतलब एक तरफ ही सिर्फ और सिर्फ आप लोड लगा सकते हैं, और एक होता है दोनों तरफ लोड लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब टाइप्स चल रहा है आपका एक तरीके से, ओके। तो बोल रहा है दोनों तरफ फीड करने वाला है विथ इक्वल वोल्टेज एज कम्पेयर टू द सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटर एट द वन एंडेड ओनली, मतलब एक ही तरफ से आप पावर को एक तरीके से फेड कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द ड्रॉप एट द मिडिल पॉइंट, तो हमारे 1/4 होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपका पूरा पूरा पावर सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है ना, किया हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोल रहा है एज कम्पेयर टू अ 2 वायर डीसी सिस्टम, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 3 वायर डिस्ट्रीब्यूटर विद द मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ यूजेज ओनली। तो इसका क्या देता है ऑप्शन भाई? एरिया। एक मिनट रुके, मैं पेज चेंज करता हूँ। अच्छा 31.25%। अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें हाँ वही क्वेश्चन मतलब, उसका अंदर होगा, ऑप्शन नहीं होगा। हाँ उतना नेक्स्ट देखो। मतलब सेविंग हो जाएगा भाई, ठीक है ना, उतना आपका कॉपर का सेविंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे क्या आप समझ रहे हैं कि 3 वायर डीसी सिस्टम हम लोग के लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब वहाँ पे हम लोग को कम लागत में ज़्यादा पावर भेज सकते हैं, ठीक है, ओके। जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज, तो जनरेटिंग वोल्टेज कौन सा नहीं है, तो 8.8 kV हो जाएगा, ठीक है। 8.8। अगला बोलता है फॉर एन ओवरहेड लाइन सर्ज इम्पिडेंस, ओवरहेड लाइन कितना होता है सर्ज इम्पिडेंस का, तो 200 से 400 ओम तक, 100 टू 200 ओम आ रही ना, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जी ठीक है। जी जी। एक मिनट भाई, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है अभी, नेक्स्ट 53 होगा। 53, एक मिनट रुकिए मैं निकालता हूँ। हाँ 53, देखिए द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, देखिए कोरोना के चलते आपका क्या होता है, ओजोन वहाँ पे एक तरीके से प्रोडक्शन होता है, मतलब वहाँ पे ओजोन गैस निकलता है, ठीक ना, O3 गैस, ठीक है। तो ये बोल रहा ओजोन जो निकलता है कोरोना इफेक्ट के कारण, उससे हमारे मटेरियल यानी जो आपने कंडक्टर यूज़ किया उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये क्या करता है आपके मटेरियल को कोरोड कर देता है, मतलब रुखड़ा बना देता है, ऊपर का जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ फीडर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर, अब फीडर किसको देता है बताइए, आपके ट्रांसफार्मर को देता है ना, ट्रांसफार्मर को देने का मतलब क्या है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर को फीडर देता है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर हमारा को ये दिया। इसका ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर ही ना वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, ट्रांसफार्मर जहाँ लग गया उसको क्या बोलेंगे, सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है, ठीक है। अगला बोलता है पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम वैन, तो पावर कब ट्रांसमिट होगा, जब हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होगा, समझ रहे बात को, क्योंकि सेंडिंग एंड वोल्टेज मतलब क्या, जनरेटिंग स्टेशन का वोल्टेज, ठीक है। वहीं से अगर आप वोल्टेज हाई करके भेजिएगा तभी ना वहाँ पे भाई पावर लॉस कम होगा, क्योंकि अभी जस्ट देखा आपने, जितना ज़्यादा वोल्टेज हाई रखिएगा ट्रांसमिशन लाइन का उतना कम लॉसेस होता है, ठीक है। और कम लॉसेस हो रहा है इसका मतलब क्या, उतना ही ज़्यादा आपका पावर क्या होगा, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक पहुँचेगा, यानी बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपका कम से कम लॉस हो रहा है, ओके। नेक्स्ट बोलता है अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज, तो 3 फेज 4 वायर कहाँ यूज होगा, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें एनी ऑफ देम मार दीजिए, कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूंट फॉर मेकिंग, अब देखिए पोर्सलिन यानी जो इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, चिमनी मिट्टी, तो वो कहीं ना कहीं तो बनता होगा ना कोई तो मैन्युफैक्चरर बनाता होगा उसको, ठीक है। तो उस चिमनी मिट्टी के इंसुलेटर को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मिक्सचर होगा, ठीक ना भाई। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इंग्रेडिएंट हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिलिका इसमें आपका यूज़ नहीं किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वार्ट्ज हम लोग यूज़ करते हैं, कोयलालीन यूज़ करते हैं और फेल्सपर यूज़ करते हैं, ठीक है, सिलिका यूज़ नहीं किया जाता है। अगला बोलता है देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना ड्यूरिंग, कोरोना सबसे ज़्यादा कब होगा, तो ह्यूमिड वेदर में होता है, यानी जिसमें नमी होता है, ठीक ना भाई, क्योंकि एयर में नमी है, इसका मतलब क्या, वो एक तरीके से गुड कंडक्टर बन चुका है, यानी एयर का वो डायलेक्ट्रिक को एक तरीके से क्या कर चुका है, थोड़ा सा कम कर चुका है, ठीक है ना। अगला बोलता बहुत है, सिग्निफिकेंट हो रहा है। हाँ अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज इन लॉन्ग ट्रांसमिटर, इसमें महो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 61, एक मिनट भाई निकालता हूँ मैं, 61 है, हाँ देखिए 61 बोलता है द स्टील यूज्ड इन स्टील कोर कंडक्टर, देखिए हम लोग को पता है ACSR, ठीक ना भाई, तो ACSR में देख रहे ना, बीच मतलब सेंटर, ठीक ना भाई, सेंटर को क्या बोलते हैं, कोर बोला जाता है, ठीक ना, समझ गए। तो उस सेंटर में जो स्टील लगा कौन सा स्टील होता है, तो उसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, ठीक है ना, मिल्ड स्टील, C4 कैट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, तो इसमें आपका हो जाएगा रिंग सिस्टम, रिंग सिस्टम हमारी नहीं रिलायबल होता है, रिलायबल मतलब क्या है, ये ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है। और इसमें अगर आपका कहीं से ब्रेकडाउन ये सब भी हो गया ना, तो पूरा पूरा सिस्टम क्या होता है, ठप नहीं होता है आपका, ठीक है। बाकी आपका जो सिस्टम कनेक्टेड है वहाँ पे सप्लाई जाते रहता है। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक शुड
द लाइन सपोर्ट्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन पोजेस। जैसे हमारी ना स्मॉल ऑफ द होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है, लॉन्गर लाइफ होना चाहिए, हाई मैकेनिकल सब होना चाहिए खासियत। अगला बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ऑफ 11 kV इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर, तो 11,000 किसके लिए यूज़ करेंगे, 20 से 25 किलोमीटर के लिए। और जो मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर के हिसाब से हम लोग वोल्टेज कितना रखते हैं, 625 वोल्ट उसमें होना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं देता है, रेंज में दे देता है, तो कितना से कितना होना चाहिए, 400 से 900 वोल्ट होना चाहिए, ठीक ना भाई, समझ गए। तो ये 11,000 वोल्ट है, तो उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका 20 से 25 किलोमीटर आ जाएगा। अगला बोलता है वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग के लिए सबसे कौन सा बेस्ट है, तो उसका डी फॉर डॉग मारिए 2%। 2% कहने का मतलब क्या है कि नो लोड पे अगर आपका मान लेते हैं 200 वोल्ट मिल रहा है जनरेटर से आउटपुट, तो फुल लोड पे कितना मिलेगा, 200 का 98% निकालना पड़ेगा आपको, ठीक ना भाई, नहीं 98%, 2% ही क्या हो रहा है आपके इंटरनल इम्पिडेंस में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो ये हाँ अच्छा है। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 66 ना, एक मिनट रुकिए, 66 कहाँ है, सर उसका उसमें ऑप्शन नहीं गया होगा अभी। हाँ है भाई, स्किन इफेक्ट। हाँ देखिए, स्किन इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू इसका हमारी ये डायमीटर के स्क्वायर पे हो जाएगा, ठीक है, C4 का। अगला है अ कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन द सपोर्टिंग, तुम्हारी ना देखिए, दो कंडक्टर के बीच में जो आपका सैग बन रहा है, वो जो शेप बनता है ना, शेप, इसको हम लोग बोल सकते हैं उल्टा धनुष, ठीक है। उल्टा जैसे सीधा धनुष का जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी जिसको हम लोग मोड़ते हैं, ठीक है ना, समझ रहे बात को, तो इसका जस्ट अपोजिट बन गया ना, कैटेनरी इसको बोलते हैं टेक्निकली, ठीक ना भाई, कैटेनरी शेप बनता है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका ACSR कंडक्टर, द इंसुलेशन बिटवीन इंसुलेशन एंड स्टील, तुम्हारे नो इंसुलेशन, यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं यूज़ करते हैं ACSR कंडक्टर में, सब क्या होता है एक दूसरे के ऊपर न्यूड लपेटे हुए रहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, ऐठे हुए होते हैं, ठीक है। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट, तो सीधी सी बात है, इसमें हमारी सिंगल बस बार हो जाएगा आपका। सिंगल बस बार मतलब क्या, एक ही कॉपर का मोटा रड है, ठीक है। डबल रिंग बस बार मतलब क्या, आपने उस कॉपर के बस बार को क्या कर रखा है, गोल मतलब रिंग शेप दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर आपने आगे एक तरीके से सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। ब्रेकर मतलब क्या, आपने जैसे मेन जनरेटर को बस बार से डिस्कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या कर रखा है, ब्रेकर लगा रखा है, ठीक है ना। जैसे देखिए, जो हम लोग के घर में जो मेन सप्लाई आता है उसके आगे में हम लोग ब्रेकर लगाते हैं ना, बहुत सारा MCB लगा होता है, ठीक है, या फिर कहिए आपका वो चेंजर होता है, ब्रेकर जिसको बोलते हैं, ऊपर नीचे होता है ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और बीच में आप कर दीजिएगा तो बंद हो जाता है, ठीक ना भाई, वो ऊपर में यानी अलग फेज में आ जाएगा, बीच में आपका बंद हो गया, सप्लाई कट चुका है, और नीचे में मतलब अलग फेज में आ चुका है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रेकर, ठीक है। तो ब्रेकर लगा हुआ कि हेलो, ओके, अगला पढ़ते हैं ऑनिंग टू स्किन। तो स्किन इफेक्ट से क्या होता है, तो इससे आप सीधे सीधे कह सकते हैं जो आपका रेजिस्टेंस होता है भाई ओवरऑल, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। या फिर कहिए जो आपका करंट जो है ना सरफेस पे, वो ज़्यादा बहता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका अंदर वाला पार्ट है जिसको कोर बोलते हैं, वहाँ उसके मुकाबले, ठीक है ना। तो ऑप्शन चूज़ करके देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग 71 से कंटिन्यू करते हैं, पढ़ूँ। जी जी सर। हाँ, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्ट्रिंग इफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड, तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ग्रेडिंग करके, मतलब इसमें यानी अब हमारी ना, हाँ मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका पूरा पावर सिस्टम आपको मिल जाएगा पेड क्लासेस में। अगला बोलता है इन एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज़ प्रोवाइडेड, तो स्टील किस लिए हम लोग लगाते हैं बताइए, ताकि हम लोग अपने कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है ना। क्योंकि अगर सिर्फ एल्युमिनियम रहेगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम क्या होगा, टूट जाएगा। एल्युमिनियम वैसे भी उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, ठीक ना भाई। अगला है आपका बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार रेटेड, बस बार का रेटिंग किसके ऊपर होगा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर आपको रेटिंग करना है ना, तो उसका लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको जानना होगा, समझ गए ना, ठीक है। तो बस बार का लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर भी, वोल्टेज के ऊपर भी, फ्रीक्वेंसी, मतलब सब पे हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला है अ सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय आइसोलेटर व्हेन, तो आइसोलेटर कब हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं सिस्टम से, जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, यानी लाइन के अंदर कोई करंट नहीं होता है, ठीक ना भाई। यानी इसको ओपन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर ओपन करेंगे, उसके बाद फिर आइसोलेटर ओपन किया जाता है, ठीक है ना। ओके, और क्लोज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग आइसोलेटर को एक तरीके से बंद करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सर्किट ब्रेकर को एक तरीके से क्लोज करते हैं, तब जाके हम लोग का ये फिर से सप्लाई सिस्टम ऑन होता है। ओके, और आइसोलेटर ही क्या होता है, आइसोलेटर का कोई करंट रेटिंग नहीं होता भाई, ठीक है ना। ओके, क्यों नहीं होता है आइसोलेटर का करंट रेटिंग, क्योंकि आप इसको यूज़ ही तब कर रहे हैं जब आपके सिस्टम में लाइट है ही नहीं।
समझ रहे बात को, जब ऑफ कर रहे हैं तभी सर्किट ब्रेकर ओपन था, यानी मेन सप्लाई से कोई करंट नहीं आ रहा था आइसोलेटर तक, और जब इसको आप लगा रहे हैं फिर से उस समय भी क्या है आपका कोई करंट नहीं है, ठीक है, तो उसको करंट रेटिंग से कोई मतलब नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन यही पूछा था कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी, तो क्या हो जाएगा आइसोलेटर, ठीक है। अगला है इन सब स्टेशन द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, तो सब स्टेशन मतलब क्या, जहाँ पे आप ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को, यानी सब स्टेशन कह सकते हैं रिसीविंग एंड, ठीक है, तो रिसीविंग एंड पे क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। तो स्टेप डाउन जहाँ पे भी होता है भाई वहाँ पे हम लोग का एक्साइटर नहीं होता। एक्साइटर कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम लोग का सिंक्रोनस जनरेटर रखा होता है, फिर कहिए अल्टरनेटर होता है, ठीक है, क्योंकि वही एक्साइटर क्या करता है आपके रोटर के अंदर डीसी एक्साइटेशन देता है, और डीसी एक्साइटेशन जब देते हैं तो उस वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि वही क्या होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाता है, मतलब मेन मैग्नेट होता है वो आपका। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 77 से, ठीक है। अब पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कोरोना जो होता है किस वोल्टेज पे यूजुअली अकर होगा, ठीक है, कितने स्ट्रेस पे हो जाता है ये, तुम्हारी इसका D4 डॉग हो जाएगा 30 kV, ठीक है, और वही अगर RMS वैल्यू पूछता तो 21.1 हो जाता, ठीक है ना। और कोरोना इफेक्ट में दो चीज़ होता है भाई, दो वोल्टेज, एक होता है आपका क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है, तो क्रिटिकल वोल्टेज बोला जाता है वो मिनिमम वोल्टेज जिस पे आपका कोरोना अकर होता है, ठीक है ना। अकर मतलब सिर्फ और सिर्फ एयर को वो आयोनाइज्ड करने लगता है, ठीक ना भाई, वो चिंगारी जो बनता है ना वो चिंगारी नहीं बनता, ठीक है, बस आपका एयर को आयोनाइज्ड कर देगा, ठीक है, और वहाँ पे लॉसेस होते रहेगा, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है लीक करते रहता है, ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन जब वो फ्लैश करेगा, मतलब जो वो पूरा पूरा एक तरीके से वहाँ पे चमकने लगता है, ठीक है ना, मतलब वो क्या उसको क्या बोलेंगे, स्पार्क जब करेगा ना, तो जिस वोल्टेज पे वो स्पार्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज, ठीक है, समझ गए बात को। तो दो वोल्टेज था, क्रिटिकल वोल्टेज क्या है जिस पे आपका कोरोना एक तरीके से स्टार्ट हुआ है मतलब बनना, और फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है जिस पे ये एक तरीके से फेंट ल्यूमिनस ग्लो जो करने लगता है वो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्रिटिकल वोल्टेज बड़ा होगा या फिर कहिए फ्लैश ओवर वोल्टेज बड़ा होगा, मेरे को ये बताइए। हाँ ठीक है, फ्लैश ओवर वोल्टेज हमेशा बड़ा होगा क्योंकि उस वोल्टेज पे क्या हो गया एक तरीके से पूरा पूरा आग लग चुका है, ठीक है ना, समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, वोल्टेज ड्रॉप और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। सीधी सी बात है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है भाई, ठीक है। अब इसमें जो भी वोल्टेज है इसको अगर कंपनसेट करना होगा तो क्या लगाएंगे, तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर लगाएंगे, और सिंक्रोनस मोटर लगाने का मतलब क्या है, ओवर एक्साइटेड अंडर लोड कंडीशन में, यानी सीधे सीधे कैपेसिटर तरह काम करेगा, ठीक है ना। समझिए क्या बोला ये भाई, जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज में आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बनता है, शंट में आपका कैपेसिटेंस बनता है, ठीक है, समझ गए बात को। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिज में होते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते रहते हैं, ठीक है। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पूरा पूरा सिस्टम को देखा जाए तो पूरा पूरा सिस्टम या तो इंडक्टिव नेचर का बनेगा या तो फिर कैपेसिटिव नेचर का बनेगा, ठीक है। कभी भी सिस्टम दोनों नहीं रहेगा, इंडक्टिव भी या कैपेसिटिव भी, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। कैंसल आउट कर, जैसे एक्सल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है ना इम्पिडेंस के फॉर्मूला में, ठीक है। तो या तो इंडक्टिव, आपको पता है ओवरऑल मेरा जो ट्रांसमिशन लाइन है इंडक्टिव ही बनेगा, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो रिसीविंग एंड पे लोड लगा वो भी इंडक्टिव है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो आपका इंडक्टर बन रहा है वो भी एक तरीके से इंडक्टिव है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, राइट। तो सीधी सी बात है, जैसे जनरेटर में आप लोड लगा रहे हैं या फिर कहीं ट्रांसफार्मर में जब आप लोड लगा रहे हैं तो करंट बह रहा है, करंट जैसे ही बहना स्टार्ट हुआ तो अंदर का यानी मशीन का खुद का जो इम्पिडेंस उसके अंदर ड्रॉप हो रहा था कि नहीं हो रहा था वोल्टेज, बताइए, हाँ समझ रहे बात को। उसको ड्रॉप होने के बाद ही ना टर्मिनल पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, ट्रांसमिशन लाइन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यानी सीधे सीधे कहिए इम्पिडेंस, ठीक है। तो इम्पिडेंस आपका कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा वोल्टेज, राइट। तो उसको अगर आपको कंपनसेट करना है तो कंपनसेट करने के लिए मतलब क्या है कि फिर से मेरे को वोल्टेज एडअप करना है, समझ रहे बात को, एडअप करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर एक्चुअली करेगा क्या, यहाँ पे ये पावर फैक्टर इंप्रूव करने का काम करता है भाई, ठीक है। पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि ओवरऑल ये जो लैगिंग नेचर आ रहा ना, लैगिंग मतलब क्या, जो इंडक्टिव नेचर बना हुआ है उसको क्या करेगा, ये थोड़ा सा कम करने लगता है, ठीक है, समझ रहे बात को। और इंडक्टिव नेचर कम हो रहा है इसका मतलब क्या, ये ओवरऑल आपके पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। और पावर फैक्टर अगर आपका इंप्रूव हो गया तो आपने फॉर्मूला देगा पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। तो वोल्टेज और कॉस फाई क्या है, एक साथ है कि नहीं है, अगर उसको भेजिएगा उस साइड में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, समझ रहे बात को, राइट। लेकिन यहाँ से गलत हो जाएगा, नहीं, कॉस फाई को कम करेंगे तब ना वोल्टेज इंप्रूव होगा। या फिर ऐसे समझिए भाई, ये सिंक्रोनस मोटर अगर आप लगा रहे हैं ना तो सीधे सीधे आपका जो लैगिंग नेचर है वो कम हो रहा है, लैगिंग नेचर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, जो इंडक्टिव आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको एक्सेल बोलते हैं, एक्सेल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल, समझ रहे बात को।
तो वहाँ पे जो एल है, ये एल कमेगा कि नहीं कमेगा बोलिए। अगर लैगिंग नेचर कम हो रहा है सिस्टम का, इसका मतलब क्या, आप इंडक्टेंस को कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बोलिए। हाँ समझ रहे हैं, एल आपका कम हो रहा है, एल कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, ओवरऑल जो आपका एक्सेल है वो कम हो जाएगा, एक्सेल कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या, आपका इंपिडेंस में ड्रॉप आएगा, इंपिडेंस में ड्रॉप आएगा, इसका मतलब क्या, वोल्टेज आपका यहाँ पे पहले से इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, राइट। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? हुआ सर। हाँ चलिए आगे पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज मेड वेयर द कंडक्टर आर। तो स्ट्रेन कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग का डेड एंड होता है या फिर इंटरमीडिएट एंकर टावर बनाना होता है। ठीक है, जैसे C4 कैट मारी। ठीक है, अगला बोलता है करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना। तो ये हमारे नॉन साइनोसोडियल होता है। ठीक है ना भाई, करंट जो भी खींचेगा नॉन साइनोसोडियल। ठीक है, नॉन साइनोसोडियल मतलब हार्मोनिक्स को बोला जाता है। ठीक है, हार्मोनिक्स आप पढ़े हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में। जी सर, बड़े हैं। हाँ मतलब जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स वेव होता है ना, साइन वेव को साइन वेव को छोड़ करके जितना भी कॉम्प्लेक्स वेव है, जैसे ट्रायंगुलर वेव हो गया, स्क्वायर वेव हो गया, रेक्टेंगुलर वेव हो गया, स्पाइकी वेव हो गया, क्या होता है आपके हार्मोनिक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले फंड से मिलकर बनता है। पिन टाइप कितने तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब कितने तक ये यूज़ किया जा सकता है, तो नहीं, नॉट यूज्ड फॉर बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब क्या, 33 के बी से हम लोग पिन इंसुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक ना, 33 के बी के अब तक नहीं करते हैं, 33 के बी के अंदर तक ही करेंगे, ये मतलब है इसका। एल्युमिनियम है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो 2.7 होता है। ठीक है ना भाई, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब 2.7 होता है, इसका याद करना पड़ेगा। फोर ट्रांसमिशन लाइन ऑफ पावर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो 132 के भी यूज़ करेंगे। ठीक है, बोल रहा है फॉर एल्युमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर विच ऑफ द फॉलोइंग। तुम्हारे इसमें कंडक्टिविटी का अंतर हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर रेगुलेटिंग द वोल्टेज इन अ डिस्ट्रीब्यूटर फीडर विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल। तो इसमें हमारी है ना भाई, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर हमारी है ना, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर हम लोग के लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए, फिर कहिए वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ये दोनों मतलब सेम निकलता है। रेगुलेट मतलब क्या कि वोल्टेज को आप क्या कर रहे हैं, कम बेसी करना, मतलब जो भी ड्रॉप हो उसको क्या कर रहे हैं, फिर से बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, कंपनसेशन का मतलब भी वही होता है, दोनों का सेम मतलब निकलता है। ठीक है ना भाई, तो हम लोग के लिए बूस्टर ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा अच्छा है। क्यों क्यों ज़्यादा अच्छा है बताइए। जैसे देखिए, आप यहाँ पे स्टैटिक कंडेंसर यानी आप सीधे सीधे कैपेसिटर की बात हो रही है, इसको भी लगा करके अपने पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते थे। पावर फैक्टर इंप्रूव होता तो आपका क्या होता है, लैगिंग नेचर कम होता है। लैगिंग नेचर कम होता है इसका मतलब सीधे से एल का वैल्यू कम हो रहा है, एल का वैल्यू कम हो रहा है इसका मतलब एक्सेल मेरा कम होगा, एक्सेल मेरा कम होगा इसका मतलब क्या, इंपिडेंस जो होगा वो आपका ओवरऑल कम हो जाएगा सिस्टम का, और वहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंपिडेंस ड्रॉप हो गया है, ये कम हो चुका है, तो वोल्टेज मेरा पहले से इंप्रूव हो जाएगा। समझ गए बात को। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ा है कि स्टैटिक कंडेंसर जो होता है जल्दी खराब हो जाता है, ये इसको फिर रिपेयर नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है ना, समझ गए बात को, राइट। तो ये इसका हो गया सिंक्रोनस कंडेंसर, क्योंकि ये मोटर होता है यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर, तो इसमें आपको बताया था रोटेटिंग पार्ट होता है ना, और रोटेटिंग पार्ट इसका मतलब क्या, उसमें बियरिंग, फ्रिक्शन, विंडेज, ये सब आपका बहुत सारा लॉसेस होगा, और उसका फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक एक बचा है जो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर हम लोग थोड़ा ना यूज़ करते हैं, ये सब वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, हम लोग बचा क्या, सिर्फ बूस्टर ट्रांस, तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्टैटिक होता है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, और आपको पता है किसी भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, अच्छा खासा होता है एज़ कम्पेयर टू किसी अदर रोटेटिंग मशीन से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका विंडेज, फ्रिक्शन, ये सब लॉसेस नहीं आता है। ओके, और मेंटेनेंस भी कम है एक तरीके से, लुब्रिकेशन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अगला बोलता है टैप चेंजिंग। तो टैपिंग हम लोग कहाँ लगाते हैं, हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग पे लगाते हैं भाई। ठीक है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग पे टैपिंग लगाएंगे, उस बेसिस पे हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला बोलता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इंटेल्स द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। और ये जैसे इसमें कन्फ्यूजन होता है ना कि टैपिंग कहाँ लगाएंगे, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, तो ये सब ऑलरेडी चैनल पे बना हुआ है भाई आपका ये वीडियोस। ठीक है ना, बहुत पहले ही मैंने बनाया था, तो सब आप देखिएगा तो वहाँ से भी आइडिया लगेगा आपको। अगला बोलता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन में क्या प्रॉब्लम होता है, तो बताया कि शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है हमेशा इसमें क्या होगा, बढ़ जाता है भाई। ठीक है ना, समझ गए बात को। ठीक है, फॉल्ट में आपका करंट कभी भी लिमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन वही जो नॉर्मल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, फॉल्ट आएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, जो करंट बढ़ा ना, तो ये करंट कहाँ से निकल रहा है, आपके जनरेटर से होकर के निकल रहा है ना, तो सीधी सी बात है करंट बढ़ गया तो जनरेटर के अंदर जो इंपिडेंस है उसका वहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा, ड्रॉप ज़्यादा होगा, सीधी जो तो करंट को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका वोल्टेज कांस्टेंट बोल दिया, इसका मतलब क्या, करंट आपका यहाँ पे कभी भी मतलब लिमिट नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, अगला बोल रहा है फॉर विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इफेक्ट डिपेंड, तो ऑल ऑफ द मार दीजिए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंडक्टर पे, रेजिस्टिविटी पे। अगला बोलता है कोरोना इफेक्ट कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक ना, किसी के थ्रू होगा। अगला बोलता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर अ डिस्टेंस 500 किलोमीटर, तो ये लॉन्ग में आ जाएगा, तो लॉन्ग में इसका क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, यानी 150 से 200 केवी तक यूज़ करेंगे इसमें। अगला बोल रहा है इन द एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन शंट कैपेसिटेंस नेग्लेक्टेड, तो शॉर्ट में हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अगला बोल रहा है व्हेन द इंटरकनेक्टर बिटवीन द टू स्टेशन। देखिए इंटरकनेक्टर मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है उसको साथ में जोड़ने के लिए हम लोग रिएक्टर का सहारा लेकर के जोड़ते हैं, ठीक है ना भाई। और रिएक्टर क्यों जोड़ते हैं? ताकि कभी भी करंट में एक तरीके से फ्लैक्चुएशन हो तो वो रिएक्टर क्या करे, दोनों या फिर कहिए तीनों या फिर कहीं चारों जितना भी इंटरकनेक्टेड सिस्टम है ना भाई, उसमें उस करंट को लिमिट कर सके, ताकि इधर का जो आपका ट्रांजिएंट स्टेट है ना वो दूसरे आपके ग्रिड के अंदर ना जा पाए, ठीक है, फिर कहीं दूसरे जनरेटिंग यूनिट के अंदर ना जा पाए, ठीक है ना, समझ गए। तो इसका हमारी अगर ज़्यादा इसमें है ना लार्ज रिएक्टेंस है, तो लार्ज रिएक्टेंस इसका मतलब क्या, आपका जो सिंक्रोनिज्म है वो एक तरीके से यहाँ पे लूज हो जाएगा, ठीक है, यानी सी फॉर कैट हो जाएगा, फॉल आउट हो जाएगा, ठीक ना भाई, ये खत्म हो जाएगा, मतलब वहाँ पे नहीं चल पाएगा ये। अगला बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन, हमारी वोल्टेज अगर आपको बढ़ाना है भाई तो कैसे आप बढ़ाइएगा, तो इसमें हो जाएगा बाय एडजस्टिंग द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर क्या करता है, स्टीम के बहाव को आगे पीछे करता है या फिर कहिए पानी के बहाव को एक तरीके से आगे पीछे करता है, ठीक है। तो अगर आप स्टीम के बहाव को ज़्यादा कर दीजिएगा तो टरबाइन ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, स्पीड बढ़ गया टरबाइन का तो सीधी सी बात है एनएस बढ़ जाएगा। एनएस बढ़ गया इसका मतलब क्या, आपका फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनएस इक्वल टू क्या होता है 120/P, एनएस चेंज तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला बोल रहा है वैन एन अल्टरनेटर टू बी कनेक्टेड बस वाइज शट डाउन। देखिए कल ही बताया था मैंने आपको, जो भी बस बार होता है जहाँ से हम लोग अपना ट्रांसमिशन लाइन को एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप ब्लॉक डायग्राम में आइए, थोड़ा सा पेज नंबर आ जाइए 19.2 में आ जाइए भाई, ठीक है। तो 19.2 में देख रहे हैं जनरेटर दिखाया गया, ट्रांसफार्मर दिखाया गया, उसका ट्रांसफार्मर जो आउटपुट निकाला, जो ये दिखाया ना हॉरिजेंटल में जो लाइन दिखाया गया, यही आपका बस बार, ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें ब्रेकर ये सब तो दिखाया